बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अपना गम ताज़ा करने के लिए बैठे हैं और जाहिर है कि आपके वालिद मोहतरम जनाब कैसर मुफ्ती साहब, उनका जो इंतकाल हुआ वो उनके हल्के के लिए, तो मैं चाहता यह था कि इस मौके पे क्यों ना मैं आपसे मिलूं और उनकी कुछ यादें ताज़ा करूं। आपने उनको बहसीत वालिद कैसे पाया, बहसीत प्रोफेशनल गाइडेंस अपने कैसे सीखी, पहले थोड़ा सा अपना ज़रा फैमिली बैकग्राउंड बताए। ये तो मुझे मालूम है कि आप भी इकलौते, आपके वालिद साहब भी इकलौते, और ये भी मुझे मालूम है कि उनकी ज़्यादा एफिलिएशन अपनी वालिदा के साथ थी। मुफ्ती साहब की हमेशा उनसे जिक्र करते थे ये। इसके अलावा मैं उनके बुजुर्गों को नहीं जानता हूँ। जी, शुक्रिया तस्लीम भाई। बहुत जिसको कहते हैं, मेरे लिए ये एक इम्तहान है कि मैं अपनी हिम्मतों को जमा करूं और अब्बा के बारे में वो बातें करूं, और उस वक्त करूं जबकि वो हमें मौजूद नहीं है। मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं। हमारे वालिद जो हैं वो इंडिया से आए। हमारे मेरठ दादा से? मेरठ से, जी, मेरे हाँ। अब्बा का नाम मेरठ से था, और हमारे अब्बा इंटर करके आए थे। हमारे दादा वहीं रह गए थे, अच्छा उन्होंने वहाँ दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा तो अच्छा अच्छा। वो हमारी दादी के ये वाहिद औलाद थे हाँ, हमारे ये तो वालिद। मालूम है। तो वो इंडिया से आए यहाँ, और पहले ढाका में रहे, और फिर यहाँ कराची आए। तो नॉर्थ नाजाबाद में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वार्टर्स अच्छा हुआ करते थे अच्छा, वहाँ। ढाका भी रहे थे ये? जी, ढाका में भी रहे। कितना अर्सा? ज़्यादा? ढाका में मतलब आप समझ लें, इतना अरसा जरूर रहे कि उन्हें बंगाली बहुत फ्लुएंट आती थी। अच्छा। बल्कि और शायद हिंदी और संस्कृत वगैरह भी वो आते अलग थे? थे, वो हाँ जी अलग बात है। वो हाँ हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, हिंदी लिखना भी जानते थे, हाँ और बंगाली बोलते बहुत अच्छी थे। मुझे याद है कि वो उन तमाम लोगों से, जैसे हमारे अब्बा के कुछ दोस्त थे जिनके नौकर बंगाली थे, तो हाँ। हमारे अब्बा उनसे बंगाली में ही बात करते थे। अच्छा अच्छा और अच्छा ये अच्छा। अपने प्रोफेशनल सर्कल्स के, जैसे जब ये बांग्लादेश वगैरह जाते थे, जी तो जी ये वहाँ जी। बंगला में बोलते थे। साफ अच्छा, बात है। गालबन जब ये बंगाल में से तो शादी तो नहीं हुई थी? जी मुझे नहीं, जी नहीं, अकेले जी, रहते जी थे अकेले रहते, अब जी अकेले रहते थे। हाँ। बहुत ही स्ट्रगल लाइफ, जैसा कि उस जमाने में सभी की थी। जी जी, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अब्बा की भी बहुत ही कठिन हम्म जिंदगी थी, हम्म। जो कि इसका इदराक हमें शायद अभी तक भी नहीं है। मगर ये कि बहरहाल, तो वो इकलौती औलाद थे हमारे अब्बा। और हमारी दादी ने अपनी एक भतीजी जो थी, उनकी परवरिश की थी। तो वो हमारी हाँ सगी से बढ़कर है और करीब तरीन है। हाँ। तो उसके बाद फिर अब्बा यहाँ रहे, और उसके बाद थोड़े अरसे वो ईरान में भी गए। ईरान भी कुछ उनकी पोस्टिंग थी या उन्होंने नौकरी की, हाँ मुझे ये पता था कि वो, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी भर जो है ना, एक तो इंडिया उनकी जिसको कहते हैं कि नस नस में भरा हुआ था। हाँ इंडिया हाँ। से उनको ख़ास मोहब्बत थी, और जाहिर जैसे है। आम पाकिस्तानियों की तरह होता है कि हम लोग जो हैं वो मैच होता था तो हम एक उसको ज़िंदगी मौत का मसला बनाते थे। हाँ तो वो हमेशा उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते थे कि भाई ये तो खेल ही है, हाँ, इसमें सही इतना है। ना करें आप। हाँ और बार बार वो कहते थे कि भाई इंडिया का आपका इंटेलेक्चुअली को मुकाबला नहीं है। मेरे ख्याल में उनको इस बात का भी इदराक था। बंगाल के बारे में भी यही कहते थे कि वो बंगाल के लोग भी और इंडिया के लोग भी, वो हुब्बुल वतनी में और किरदार में हमसे बेहतर हैं। सही। तो ये हमेशा वो कहते थे, और बंगाल के लोगों को वो काफ़ी कहते थे कि काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो उसके बाद फिर 73 में अब्बा की हमारी शादी हुई, और फिर उन्होंने ये घर हमारा गुलशन इकबाल में बनाना शुरू किया, जो कि बहुत बेआबान इलाका था उस ज़माने में। तो हमको 40 साल वहाँ रहे। और उसके बाद फिर हमको 8 साल पहले अस्करी 4 में शिफ्ट हो गए, और फिर वहीं, गुलशन इकबाल, बियाबान इलाका, केएफसी के पीछे वाला। मतलब आप समझ लें कि हमारी वालदा ही बताती हैं कि जब हमारे अब्बा ने मकान बनाया, और ये लोग रिक्शा में, अब्बा के पास गाड़ी नहीं थी, रिक्शा में आते थे, तो हसन स्क्वायर पर रिक्शा वाला रोक देता था कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। कहाँ जंगल में लेके जा रहे हो? तो आप सोचिए, मतलब। और आज पोजीशन ये है कि जो नीपा चौरंगी जहां हमारा पहला घर था, वो तो अब बहुत पीछे रह गया। उसके आगे कितनी आबादी हो गई है। हाँ। आपकी तरफ, यहाँ दूसरे मेहमान जी की तरफ बिल्कुल कितनी आबादी। बिल्कुल। तो ये एक वक्त वक्त की तो बात है। मुफ्ती साहब ने अपना करियर यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट किया, गालबन आईडीबीपी से स्टार्ट किया उन्होंने? नहीं, अब्बा ने अच्छा पहले एक जगह सीमेंस में वो सेक्रेटरी थे। मैंने उनका बायोडाटा पढ़ा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सीमेंस में वो कोई सेक्रेटरी थे, किसके थे मुझे नहीं पता। सीमेंस में थे, उसके बाद वो आईडीबीपी में गए, आईडीबीपी के बाद वो यूबीएल में भी रहे, और उसके बाद फिर वो पाक कुवैत आए।
जी हाँ, फिर तो मालूम है जी उसके आगे जी वो जी प्रोडेंशियल मुजरबा भी गया और कई जी कंपनियों जी जी प्रॉमिस में जी। अच्छा 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 अच्छा। तो पहले तो जरा आप बताएं कि मुफ्ती साहब घर में कैसे थे, आपके साथ कैसे थे? एक एक छोटी सी फैमिली, जी न्यूक्लियस फैमिली, और बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आपके ना पहले थे ना अभी हैं, ठीक है? तो क्या रवैया था उनका आपके साथ? अब्बा हमारे अब मैं जैसे जैसे इर्तिका के मराहिल तय कर रहा हूँ जी उम्र के, हाँ, बातें समझ आती तो हैं। मुझे लगता है कि वो ठीक थे। हाँ। मगर मेरा उनका जैसे कि एक टीन एज में या बचपन में या नौजवानी में लड़कपन में जो वालिद के साथ एक गैप होता है, जनरेशन गैप भी होता है, कम्युनिकेशन गैप भी होता है, वो रहा। तो वो सख्त मिजाज थे। सख्त मिजाज का मतलब यूं कहूंगा मैं, अब मैं इसको ये समझता हूँ कि वो बेसिकली एक डिसिप्लिन चाहते थे हमारी जिंदगियों में। जैसे कि वो छुट्टी वाले दिन, उस जमाने में जुमे की छुट्टी होती थी, जुमे की छुट्टी के दिन सुबह सुबह मुझे सब्जी मंडी लेके जाया करते थे। और सही। सब्जी मंडी उनका एक शौक था, जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सब्जी मंडी जाते थे। मैं ख्याल में कोई 20-25 साल तो मैं गया हूँ उनके साथ, शायद ज्यादा ही। बचपन में हमेशा मुझे जुमे के दिन से खौफ आता था कि मैं ये सुबह होगी और तो जाना ये कहेंगे हम सब्जी मंडी चलो। अच्छा, उस जमाने में सब्जी मंडी यहाँ थी शहर के अंदर। जी 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 जी, अच्छा, वो बिल्कुल। सब्जी मंडी जाते यूं थे बेसिकली कि वो मोहल्ले वालों के लिए सब्जियां खरीदते थे। हाँ। और वो जैसे कि हर चीज 5-5 किलो। अब वो वहां तो लोग शायद ये समझते थे कि हमारा अपना भी कोई कारोबार है सब्जी। बहुत मुश्किल था वो, और उसमें बहुत ज्यादा नागवारी होती थी कि पहले वहां जाओ, ढोते ढोते घर आओ, उसके बाद फिर बैठ के उनको वो हो, फिर वो देने जाओ। फिर ये चीज आगे बढ़ गई, आगे इस तरह बढ़ गई कि जैसे कि जब जरा हम बड़े हुए तो पता लगा जैसे उनके कोई दोस्त हैं या उनकी बेगम है, उनको हकीम ने फॉर एग्जाम्पल पालक बताया है कि पालक खाइएगा, या हमारे अब्बा ने कहा कि आपके पैरों में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो आप फला चीज खाइएगा। उन्होंने कहा जी मिलती नहीं, कहा जी मैं ले आऊंगा। अच्छा, फिर ये होता था कि फिर हम सब्जी मंडी जाते थे। उस सब्जी मंडी के बाद वो चीजें सब लेकर पहले उनके घर, जैसे डिफेंस में या क्लिफ्टन में कहीं जाना होता था, वहां जाते थे। और चूंकि अब्बा को हमारे पता होता था कि वो लोग सो रहे होंगे, तो मेरी ड्यूटी लगती थी कि दरवाजा कूद के अंदर जाओ, दीवार कूद के, दरवाजा कूद के, उनको जगाओ नहीं, अंदर जाओ, और वो टोकरी ऊपर से दे देते थे मुझे और उनके गेट के आगे रख दो, और फिर कूद के बाहर आ जाओ। तो आप समझ लें ये एक और मतलब हमारे, मैं आप ये समझ लें कि हमारे आप जानते होंगे मशहूर मुहक्किक शायर थे असलम फरूकी साहब, डॉक्टर असलम फरूकी। और बल्कि मैं बताऊं कि मेरे बाद जो मुफ्ती साहब का जो ताल्लुक हुआ, उसमें एक वजह असलम फरूकी साहब भी थे। अच्छा, प्रोग्राम में ये कहा था कि हमें तो पता ही नहीं है कि सब्जियां कितने गिजबाव आती है, क्योंकि 20 साल से तो मुफ्ती साहब सब्जियां खिलाते हैं। तो वो सब्जियां बटती थी, वो फिर वो हाँ, वो उसके वो बनते थे कोई इतना। तो अब ये कि वो, मगर ये कि फिर वो कहते थे कि आप सुबह ना, मेरा ख्याल है कि वो उनका था कुछ लोगों के लिए कुछ करने का शौक, जितनी भी हिम्मत हो। अच्छा, ये तो आप एक रुख बता रहे हैं ना, मुझे उनकी जिंदगी की और भी रुख बहुत से मालूम है जो मैं आपको बताऊंगा। वो उनकी अपनी हर चीज एक मखसूस हुआ करती थी। हम दफ्तर से निकलते थे तो उनकी मखसूस चीज थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी मालूम है कि वो एक रबर मार्केट में एक आध मखसूस दुकानदार थे जिनको वो हर साल कैलेंडर, वो डायरी पहुंचाने जाते थे। अब कभी कोई डीलिंग हुई होगी, फरमाइश की होगी, तो वो मैंने उनका खास आदत देखी थी कि वो बड़ा वफादार आदमी थे और इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल करते थे, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है। जी तस्लीम भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी बातें तो मुझे उम्र के इस हिस्से में आके पता लगी, और सच पूछे तो अब्बा की मौत के बाद जो मुझे पता लगा, मुझे लगता है कि मैं जितनी बातें हमारे लोगों ने आके बताई, जो उनकी शख्सियत के पहलू हमसे ओझल थे, तो मैं अपनी बेगम से एक दिन कह रहा था कि ये जो बातें हो रही हैं ये किसी और शख्स की हैं, ये हमारे बाप की नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों के साथ उनका बहुत ज्यादा, एक तो वो पब्लिक, ही वाज अ पीपल मैन। जी जी बिल्कुल। तो वो उनको लोगों के साथ मिलना जुलना और ताल्लुकात की थी कि उसका शायद तसव्वुर मैं तो कभी कर ही नहीं सकता मैं कर सकता हूँ कि मैं आपने तो वक्त गुजारा है, मगर मैं तस्वीर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही सोचता हूँ कि मैं अपने अगर पूरे दिन को देखता हूँ, तो मुझे इतने बजे दफ्तर जाना है, फिर मुझे मुख्तलिफ अपने कोल्लू की पहलवान हैं हम लोग। नहीं, वो तो उनके नजदीक तो छुट्टी कोई चीज नहीं थी। जी जी जी। यानी कि मैं आपको ईमानदारी के बताऊं, 40-45 साल की अगर मैं गुज़िश्ता याद करूं, मुझे याद नहीं पड़ता हमारे पास कभी एक दिन भी हमें सीव्यू ले गए हो। अच्छा। मतलब
उनके नजदीक हम जब भी गए, किसी के साथ गए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में गए, और फिर जब मैं बड़ा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर खुद। मगर ये कि उनके नजदीक पिकनिक ये चीज नहीं थी। पिकनिक ये होती थी कि मतलब वो पिकनिक एक तरह से हमारे लिए सजा बन जाती थी, क्योंकि वो कहते थे कि भाई जुमे के दिन एक तो सुबह उठ जाओ, दोपहर को नींद पूरी करने ना सुबह जल्दी उठ जाओ। अच्छा, हमारा ख्याल ये था बचपन में कि नहीं यार ये तो क्या बात हुई, अब आज छुट्टी का दिन है तो देर तक सोएंगे। तो यहाँ हमारा बड़ा उनसे इख्तलाफ रहता था कि सब्जी मंडी नहीं भी जाना है अगर हाँ। तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं। और फिर ये कि वो वैसे वो गलत नहीं कहते थे। मैं भी एक जमाने में जाता था समुद्र वगैरह के, तो वहां से मेरा वापसी के टाइम 9:30-10 का होता था कि सुबह इतनी जल्दी जाओ कि होने के बाद 9:30-10 तक अपने घर आ जाओ। तस्लीम भाई शायद ये बातें मैंने नहीं सीखी होंगी। असल में तस्लीम भाई बात ये ना कि वो ये बात मैं मेरा ख्याल ये होता है, अब मैं ये समझाऊं कि ये वालिद में और औलाद में ये वक्त सिखाता है औलाद को कि यार अब्बा ने जो किया था वो मेरे भले के लिए किया था और ये ठीक था। इससे अच्छा जो उनकी जिंदगी में काम भी इतने सारे थे और वो सब कर लेते थे। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, जब उनकी मौत के बाद मैं उनकी फाइलें देख रहा हूँ तो 1964 में उन्होंने अपने बैंक से एक दिन की छुट्टी ली थी। वो एप्लीकेशन भी रिसीव हुई उनकी उसकी फाइल में खजीना था आज भी। तो उनके पास फाइलों डेडिकेशन और हर चीज एक उसमें कि मुझे लगता था पूरे दिन ही शायद वो फाइलिंग ही करते रहते थे। तो वर्सटाइल आदमी थे। तो अतः वैसे उस दौर में जब अब्बा इतने सख्त थे तो कभी कुछ अफसोस नहीं हुआ कि दूसरों की जो इकलौती औलाद होती है उसको तो बाप खूब बिगाड़ा करते हैं। किसी की इकलौती औलाद होना वो तो पूरा ये लोग बिगाड़ते हैं ना। और आपके साथ इतना ये उनका जो रवैया था। अब्बा ने हमारे में बताऊं आपको, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने हमारी एक दादी हुआ करती थी, मैंने उनसे एक दिन शिकायत की थी कि आज तक मुझे याद नहीं है हमारे अब्बा ने हमारी कोई तारीफ की। खैर हमारी तारीफ की कोई बात भी नहीं थी। ये बात भी मैं कोई ऑर्डनरी पढ़ने में था, मेरा कोई बहुत ज्यादा शौक भी नहीं था, मैं कोई बहुत ज्यादा मतलब जिसमें आई वाज ऑर्डनरी इन ऑल टर्म्स। मगर ये कि कभी भूले भटके से ही अब्बा ने कोई तारीफ की हो किसी के सामने, तारीफ किसी ने दूसरों के बच्चों की खूब तारीफ करते थे। अच्छा, इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कि हमारे अब्बा खेल पे बहुत जोर देते थे। अच्छा, मुझे जो था ना वो कहते थे यार ये सब छोड़ो, बातें छोड़ो, खेलो, फिजिकल वो करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, खेलो, टेनिस खेलो, क्रिकेट खेलो। और वो तो ये तक कहते थे कि पढ़ने से ज्यादा खेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम फिजिकली फिट होगे तो मेंटली फिट होगे और फिर तुम पढ़ाई कर सकोगे। ये बात भी उस वक्त हमारी समझ में नहीं आती थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम इस बात में बड़े शाकी रहते थे कि वो अकलौती औलाद वाली मौजें नहीं हमारी। अच्छा, मोहल्ले में भी कभी झगड़ा हो गया बच्चे के किसी के साथ, किसी ने हमें मार दिया तो फैटी अपनी लगनी है। तो वो कभी भी ये नहीं होता था कि अच्छा दूसरों के अब्बा आ जाया करते थे, वो हमें डांटते थे। और हमारे अब्बा कभी बाहर निकल के उसके बच्चे को नहीं डांटते थे, दूसरे लड़के को। वो हमें कहते थे भाई तुम चुप रहो, फलाना फलाना। मैं कहते ये अजीब सी बात है कि दूसरा अगर हमें मारे तो भी उसके अब्बा हमें डांटे और हमारे अब्बा भी हमें ही डांटे। तो ये मगर ये के बाहर मेरे ख्याल में ये लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त के साथ ये मालूम ये हुआ कि जो उनका रवैया था उसे फिर पे किया। उन्होंने आपको रफ एंड टफ का आदी किया अच्छी तरीके से, ठीक है। उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा पैम्परिंग नहीं की किसी अंदाज से। एक होता है ना कि जो आजकल के बच्चे हम बिगाड़ देते हैं उसकी बेजा तारीफें करके हर एक के सामने। तो आपको एक रियल दुनिया में रखा उन्होंने। मेरा ख्याल है तस्लीम भाई मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। 2-3 वजूहात पे मुझे बहुत फायदा हुआ और मैं समझता हूँ कि अब्बा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मोर देन व्हाट आई कैन एक्सप्रेस। मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मैं अब्बा के पास जब आखिरी उनकी जॉब थी जो पैरामाउंट की थी शायद, तो उनको गपनी के से 2 गाड़ियां मिली थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं 2 गाड़ियां नहीं लूंगा, एक तो मेरे पास रखी हुई है, पनात पसंद आदमी थे तो मैं एक बार रखी हुई घर वाली, अब आप मुझे एक दे दीजिए। तो जो घर वाली गाड़ी थी मुझे हुआ कि भाई मैं उस वक्त सीए कर रहा था कि ये तो गाड़ी मुझे मिल जाएगी, घर की जो गाड़ी मुझे मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, गाड़ी आपको जब मिलेगी जब आप इसका पेट्रोल और मेंटेनेंस खुद बियर कर सकेंगे। अब सीए में स्टाइपेंड जो थी ना उस जमाने में 1100 रुपए स्टाइपेंड मिलती थी। पहले 300 रुपए मिलती थी, फिर 1100 रुपए मिलती थी। फिर जैसे जैसे इम्तिहान पास होता था वो स्टाइपेंड आई कैप के हिसाब से बढ़ती रहती थी। तो वो बढ़ के भी कोई 3,500-4 हजार रुपए हुई थी, जिसमें हम पेट्रोल और मेंटेनेंस मेंटेन शायद नहीं कर सकते थे, मुझे याद पड़ता है। तो मैं 3-3 बसें बदल के, और अच्छा क्योंकि आर्टिकलशिप में आपको क्लाइंट्स पे जाना होता था तो आप अब्बा हमारे कहते थे यार कोट वोट पहन के जाओ, टाइयां लगी हुई, कोट पहना हुआ, और 3-3 बसें बदल के आप पहली बस बदल के वहां तक जाए, वहां से बदल के वहां तक जाए और कोट पहने हुए। अब वो इतना बुरा लगता था और इतनी परेशानी होती थी कि घर पे गाड़ी खड़ी हुई है। अब मेरे दोस्त बड़ा नाराज होते थे इस बात पे कि यार ये फायदा क्या है, ये तुम क्या कर। हमें भी आप समझ लें कि जितना हैरत थी हमें उससे ज्यादा गुस्सा था यार अब्बा क्या कर रहे हैं।
जी इस्लाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पिछले केस में आपने जिक्र किया था कि इनको पैरामाउंट में 2 गाड़ी मिली थी मगर उन्हें 1 गाड़ी देने से इनकार कर दिया। मैं भी मुफ्ती साहब के बहुत क्लोज रहा हूँ। मुझे मालूम है उन तमाम लोगों के नाम के जिन्होंने पैरामाउंट लीजिंग में जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो सिर्फ और सिर्फ कैसर मुफ्ती साहब को वजह से की थी, और उस प्रोजेक्ट में उनको दिलचस्पी नहीं थी जितना कि वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते थे। तो मुफ्ती साहब जब वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हुए तो मेरी थोड़ा सा उनसे कभी कभार शोखी भी चलती रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी एज चीफ एग्जीक्यूटिव तनख्वाह कितनी तय हुई? उन्होंने जो मुझे तनख्वाह बताई तो मैं तो परेशान हो गया कि क्या कहना ये, क्या कहा? उन्हें फिर वो रिपीट किया। अब मैं हैरान, मैंने कहा उनके तमाम दोस्त अहबाब बैठे हुए और इतनी कम तनख्वाह, जी मैं यहाँ रिपीट भी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब को बात तो करनी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बात की थी, वो नहीं मान रहे थे, बड़ी मुश्किल से माने हैं। वो तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे रहे थे मुझे ये उनके अल्फाज थे, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे रहे थे। मैंने कहा मैं इक्विटी में पैसे नहीं खा सकता हूँ, इसलिए मैंने वो नाराज़ किया लोगों को और लड़ के मैंने ये तनख्वाह मुकर्रर करवाई है कि कमाऊंगा तो फिर तनख्वाह लूंगा मैं ये। फिर मुफ्ती साहब ने मुझसे पूछा कि मैंने सही किया ना? तो मैंने मुफ्ती साहब कहा, मैंने कहा साहब मुझे पता नहीं आपने सही किया कि गलत किया। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि कोई आदमी क्या पड़ोस में हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, तो हमें चारपाई दे दो। तो उसने कहा ये कि हमारे घर में 2 चारपाइयाँ हैं, उसमें एक पर तो मैं और मेरा बाप सोते हैं और दूसरी पर मेरी बीवी और मेरा माँ सोती है। तो उसने कुछ देर देखा उनको गौर से और फिर कहा यार चारपाई भले न दो लेकिन सोया ढंग से करो। तो मैंने कहा जी आपकी मर्जी है आपकी, लेकिन ये आपने बड़ी ज्यादती की है, क्योंकि जो आपने अपना लेवल ये कर दिया तो नीचे के लेवल के लोग कितने आएंगे। तो बाद वक्त उनकी जो चीजें थी वो इमेजिनेशन से बालातर थी कि कोई अपने दोस्तों से झगड़ा करे कि मेरी तनख्वाह कम रखो, ये मैंने अपनी आंख से देखा है। तो चलें फिर आगे चलें, थोड़ा सा अपने कुछ बताइए, कोई आपने पहले तो ये बताइए कि उनके दफ्तर के हालात वगैरह कुछ कैसे थे? क्या वो दफ्तर का पेन घर पे लेकर आते थे? तस्नीम भाई, दफ्तर का तो पेन मुझे नहीं पता, क्योंकि वो दफ्तर से कभी घर आते ही नहीं थे डायरेक्ट। वो तो कभी आईसीए में जाते थे। आईसीए में तो समझ लें कि अभी जब आईसीए वालों ने एक रेफरेंस किया था जब अब्बा की मौत के बाद, मुझे बुलाया था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी आप सारी दुनिया को पता है कि हम 2 बहन भाई हैं, मगर असल में हम 2 बहन भाई नहीं, हम 3 हैं। तीसरा आईसीए में था। सही है। तो वो तो उनकी औलाद की तरह था। आईसीए में मैं बताऊं आपको कि मुझे ये याद है बचपन में, मैं जब अब्बा पाक कुवैत में डायरेक्टर थे, तो मेरा ख्याल है कि किसी ने फोन पे अब्बा का कोई ऑफर की, किसी फेवर के अगेंस्ट कोई ऑफर की, क्योंकि मैं दूसरी तरफ तो नहीं सुन सकता था, मगर मैंने अब्बा की आवाज़ ये सुनी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आईसीए में बन रहा है, उसके लिए कोई सीमेंट दे दें, कोई सरिया दे दें। तो वो इस तरह से लोगों से चंदे ले के किसी तरह से कि वो लोगों का मुस्तकबिल बन जाए। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जिंदगी में उनके लिए सदका जारिया उनका बन गया। तो वो घर में जब भी आते थे तो वो बेइंतहा जगहों से होते हुए आते थे। ऑब्वियस बात है, आदमी प्रेशर में होता है। एसी से नफरत थी उन्हें। एसी कितनी 40-42 की गर्मी भी होगी तो कहते थे हवा तो आ रही है, तो मैं कहता था अब्बा अपने हाल देखें, ये पसीना है, ये लू चल रही है, इसको आप हवा कह रहे हैं। ना कमरे में एसी, ना घर में एसी, ना गाड़ी में एसी। एक मिनट भाई, जो मेरे घर वाले सुन रहे हैं और जो मुफ्ती साहब को जानते भी हैं, वो प्लीज नोट कर लें कि मेरा घर में हमेशा झगड़ा रहता है, मेरे घर में कोई एसी नहीं है। अरे यार नेचुरल जिंदगी गुजारो एसी का मसला क्या, एसी के बगैर भी जिंदगी गुजारनी और चाहिए। मुझे याद पड़ रहा है ये कि हमारे अब्बा के आखिरी 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ता जब वो बिल्कुल तकरीबन अनकॉन्शियस थे, उनके कमरे में लगातार एसी 24 घंटे सिर्फ उस टाइम चला है जब वो बेहोश थे। उनका अटेंडेंट बैठा हुआ था, बराबर में हम लोग होते थे, और उस वक्त 24 घंटे एसी चलता था, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि यार अब तो ये इनका इलाज तो कोई है नहीं, आप जितना आराम दे सकते थे, और वो मना नहीं कर सकते थे, वरना मना कर देते उस वक्त भी। तो लगातार एसी उस वक्त चला है। एसी ना उनके पास था, बल्कि इत्तेफाक की बात है कि वो इतने, हमारे घर में अगर आप का आना जाना यकीनन हुआ होगा, हमारे घर में अब्बा के पास बेनतहा किताबें थी, बेनतहा फाइलें थी, 25 बोर्ड पे होते थे वो, आईसीए में इधर उधर दुनिया की, उसके मिनट्स, इतना कागज होता, और अलमारी अब्बू के पास कोई नहीं थी। तो होता था कि हमारे अब्बा की जो मसहरी थी उसके नीचे वो थप्पियां लग के वो कागज रखा रहता था, और वो जमा होता रहता था, और अब्बा के पास अलमारी नहीं थी। तो हमारे अब्बा के एक दोस्त आए, पड़ोसी, थोड़ी देर पहले ताजियत के लिए, कहने लगे मेरा 50 साल का ताल्लुक है, मुफ्ती साहब बहुत ही
बहुत ही जिसको कहते हैं कि सादा जिंदगी के तबीयत के आदमी थे। उतना सादा तबीयत मैंने आज तक नहीं देखा जी। तो वो मैंने उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब कुछ तब्दीली नजर आ रही घर में, अब आप समझ गए हैं? तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं कर रहा, ये अदनान कर रहा है। तो जितनी भी मैंने, जब अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो घर को फर्नीचर ठीक करना, पेंट करना, गाड़ी बदलना, ये सब तो वो उन्होंने कभी भी नहीं किया। इंग्लिश बूथ हाउस वाले उनके क्लाइंट थे, उनका कोई टैक्स नहीं। जी हाँ। हमारे अब्बा उनसे ये फेवर लेते थे कि जब उनका जूता टूट जाता था तो वो रिपेयर करवाते थे उसको। यानी सदर में इंग्लिश बूट हाउस की दुकान से अब्बा ये फेवर लेते थे कि वो मेरे जानने वाले हैं, वो रिपेयर कर देंगे। वो जूता बदलने के कायल नहीं थे। तो मैं कहता था अब्बा, उनका ब्रीफ केस था बिल्कुल खस्ता हाल, मैंने बदल दिया, उस पर शोर मचा, ये तुमने क्या कर दिया, वो तो ठीक था बिल्कुल। मैंने कहा अब्बा उसका हाल तो देखे, जूता, बेल्ट उनकी इतनी पुरानी, कपड़े आप यकीन करें 1960-64 की शेरवानियां अभी भी पहनते थे, कहते थे ठीक तो है, क्या मसला है? तो कपड़े बदल लेना, कपड़ों पे खर्च करना, ये जो आप कहानी सुना रहे हैं ये आधी कहानी है, ठीक है, और जो शायद सुनेंगे लोग वो समझेंगे नहीं। इसकी पूरी कहानी बड़ी अजीब व गरीब सी है, ठीक है। वो जो पैसे बचाते थे वो कंजूस या खसीस नहीं थे। जी जी, मुझे ठीक पता है। लगा। मैं आपको सिंपल एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरे तो मेंटोर थे, अतालिक थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं समझता हूँ कि अपने बाप के बाद सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं से सीखा ये। एक ज़माने में वो मेरे पीछे पड़ गए थे कि तुम अपने लिए कोई चीज़ बचा के रखो, बना के रखो और कोई प्लॉट लेके रखो। मैं कह रहा हूँ उससे पैसे इतने नहीं थे मेरे पे, कहाँ से मैं प्लॉट लूँगा? और मेरे बड़े पीछे पड़े थे। अच्छा, उनकी मोहब्बत थी, उनका हमारे घर आना जाना भी था इत्तेफाक से, अब्बू की वजह से। तो मेरे वो बहुत पीछे पड़े कि तुम प्लॉट ले लो। मैं क्या, मुफ्ती साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो एक दिन मुफ्ती साहब ने गुस्से से आके एक फाइल मेरी मेज के ऊपर मारी और कहेंगे ये मेरठ सोसाइटी का 400 गज का प्लॉट है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है और इसमें इतने प्यारे लगे हुए हैं, ये पैसे तुमने मुझे वापस करने हैं, ठीक है, और आगे की किस्तें तुमने भरनी है इसकी। इतना केयरिंग थे। खैर मैंने वो किया, गले पड़ा ढोल तो बजाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे पूछे बगैर एक बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट दे के 400 गज का प्लॉट मेरे लिए खरीदा, इस उम्मीद पे कि मैं पैसे वापस कर दूंगा। और वो प्लॉट फिर मेरे इतने काम आए इसके नहीं है। और टू कट द शॉर्ट के, जब मेरी बेटी जो भी लंदन में है तो मैंने वो प्लॉट फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो उसने फिर वो प्लॉट मेरे सोसाइटी के बेचा, तो भी लंदन बर्मिंघम में उसने फिर दूसरा जो लिया, ज़मीन ली अपने लिए, तो वहाँ की सीट कैपिटल थी। तो वो मैं अकेला नहीं था, वो मेरे से पता नहीं कितने लोग थे जिनके साथ वो खामोशी से इतना किया करते थे। आगे आप चलें। जी बिल्कुल ऐसे ही था तस्नीम भाई, ये बात भी यकीनन हमें नहीं पता थी, बचपन का वक्त था, हमें नहीं पता था, मगर इंतहा ज़्यादा सादा। उन्होंने इदारों में जितने पैसे लगाए हैं, वो जूता बदलने और बेल्ट बदलने में नहीं रखते थे, वो एसी में, मोबाइल फोन में नहीं रखते थे। जी तस्नीम भाई बिल्कुल। मैं आपको बताऊं आपको कि मोबाइल फ़ोन का तो मैंने आपको वाक़या सुनाऊं कि मोबाइल फ़ोन के तो वो इतने खिलाफ थे कि जब मैंने 2000 में मैंने सीए किया और उससे पहले फ़ोन आ चुका था। इतना कॉमन नहीं था मगर इतना था कि मेरे साथ के तमाम दोस्तों के पास फ़ोन था और जब मैं उनके घर जाता था और लेट हो जाता था, कि हमारे अब्बा की आदत थी कि 12 बजे का टाइम रात का था कि 12 बजे के बाद तुम नहीं रुकोगे और 12 बजे घर आ जाओगे। मैं कभी लेट हो गया क्योंकि बसों में वापस आता था। तो जब मैं 12 बज गए और मैं नहीं पहुंचा तो अब्बा ने फला को फ़ोन कर दिया, उसने कहा जी अंकल वो तो निकल गया है। फिर अब्बू ने फला को फ़ोन कर दिया, फिर फला को कर दिया, 4, 5, 8 दोस्तों को फ़ोन कर दिया। जब मैं घर वापस आया तो मैंने उन 8 लोगों को फ़ोन किया कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, फिक्र की बात नहीं। तो वो लोग नाराज होते थे कि यार तुम मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? अच्छा मेरे पास, हम खरीद ही नहीं सकते थे, हमारे पास तो हमारे अब्बा ने तो कोई तरीका छोड़, ये तो खाना ही नहीं था हमारे अब्बा का। आप यकीन करेंगे कि हमारे अब्बा ने आज तक हमें 5 रुपए की पॉकेट मनी नहीं दी। पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, नो पॉकेट मनी। भाई आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, खाना मिल रहा है, अच्छे घर में रह रहे हैं, फल आ रहे हैं। फलों पे बड़ा जोर था उनका कि यार तो हम खुद ही जाते थे सब्जी मंडी, तो उसमें तो मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन था। तो जब मैं क्वालिफाई हो गया और मुझे एक उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, मुझे दफ्तर की गाड़ी मिल गई नई, 6000 रुपए का। मैं एक मोबाइल लेके आया, नोकिया, उस जमाने में 33110 क्या पता नहीं था, 6000 का मोबाइल लेके आया। आप यकीन करें घर आके इतने नाराज हुए वो, उन्होंने कहा ये मोबाइल लेने की जरूरत क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि अब्बा ये वजह वो वजह। उन्होंने कहा नहीं आप वजह बताएं, आप इतने लाड साहब क्यों हो गए हैं, आपको कौन फोन करेगा, आपकी कौन सी को बोर्ड मीटिंग। अच्छा तुम सीए क्वालिफाई कर चुके थे? मुझे गाड़ी मिल गई थी दफ्तर से, एक नई ब्रांड न्यू कल्टस मिली थी मुझे। उस वक्त मैं अपनी तनख्वाह से 6000 रुपए का मोबाइल लाया था, 2001 में। हाँ।
तो 6,000 रुपए के मोबाइल पर उन्होंने मुझे इतना डांटा कि नहीं, ये बात नहीं कि ये आप कर सकते हैं खर्च के, नहीं, आप बताएं कि आपको जरूरत किस बात की, आपको आपकी यूटिलिटी क्या है। जी बिल्कुल। तो ये मैंने कहा वो उनके मिजाज का ऐसा था, वो आपकी तरबियत ऐसी करना चाहते थे कि यार आप जो खर्च करो दूसरों पे खर्च करो। अच्छा, उसका बहुत बड़ा फायदा ये पता नहीं कितनों को उन्होंने कितनी किताबें तोहफे में दी होंगी, मेरी इस लाइब्रेरी में पता नहीं कितनी किताबें उनकी तोहफे में दी हुई नसीम हैं। भाई जी। कई लाख रुपए की किताबें तो हमारे दफ्तर को वो तोहफे दे चुके हैं। वो इंडिया से आते थे और इत्तेफाक की बात ये होती थी कि कोई ना कोई कस्टम वाला या कोई ना कोई आदमी अरेंज होता था जो उन किताबों को सिर्फ और सिर्फ वहां तक पोर्टर पहुंचाता था और किताबें आती थी, या तो सिर्फ फल आते थे यानी कि नारियल के पेड़ आ रहे हैं वहां से, या किताबें आती थी। और इतनी किताबें आती थी कि हमारा पूरा दफ्तर भरा हुआ है, और कई कई लाख रुपए की, टैक्स की, कंपनी लॉ की, ऑडिटिंग की, वो इल्म का खजाना चाहते थे। अच्छा इसीलिए मैं आपको जब हुआ ये भी, ये असल में ये मैं समझता हूँ कि आज जो मैं पहुंचा हूँ, ये एक जैसे लूडो की सीढ़ी होती है, लूडो की सीढ़ी हाँ होती है हाँ ना, हाँ। वो यूं यूं चलती है, आपको पता नहीं होता, मगर वो आपको कहीं पहुंचा देती है। ये जिंदगी ऐसे ही चलती रही। और बीच में अब्बा की डांट है वो सांप लगती है कि नीचे आ गए। अच्छा, हुआ ये कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे पार्टनर भी हैं, स्कूल में भी साथ थे, कॉलेज में भी साथ थे, तो उन्होंने मुझसे जरा पहले क्वालिफाई कर लिया, तो उन्होंने मुझे 2002 के अंदर आके कहा, जब मुझे 1.5 साल ही हुआ था नौकरी करते हुए, क्वालिफाई हुए, कि यार प्रैक्टिस करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा। तो मैंने आओ देखा ना ताओ, और मैंने नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, और अगले 15 दिन महीने भर बाद हम रोड पे आ गए, और गाड़ी भी वापस कर दी, शादी भी हमारी नहीं हुई थी। तो हमारे अब्बा ने ये कह रखा था कि देखो भाई, प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं है, जिसके पास अपना घर हो और पेट में रोटी हो उसे हिम्मत करनी चाहिए, ये उनके अल्फाज थे। माशाल्लाह। उसे जरूरत, और फिर वो ये कहते थे कि यार किसी महल में वजीर लगने से बेहतर है आदमी अपनी झोपड़ी का बादशाह हो। सही बात है वो। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो कहते यार, हैं ना वो हाथी की दुम से बेहतर है आदमी चूहे का सर हो जाए। तो वो ये बातें उनके अल्फाज है। फिर जब प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की तो उन्होंने कहा देखो याद रखो, ये अल्फाज थे कि प्रैक्टिस जामन का पेड़ है, कई साल में फल देता है। ये सारे अल्फाज थे उनके। तो प्रैक्टिस जब हमने प्रैक्टिस शुरू की तो हमारी मंगनी हो गई। तो हमारी जो ससुर थे हमारे, उनके पास उन्होंने 25 दफा जाके कहा कि याद रखें, समझ लीजिए अदनान कमाता कुछ नहीं है, नौकरी छोड़ दी, इतने पैसे मिलते थे, गाड़ी मिलती थी, प्रैक्टिस शुरू कर दी है, इस वक्त जीरो पर है। यानी कि उन्होंने इतनी दफा कहा तो हमारी मुफ्ती साहब ने रिश्ता तोड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात मैं बताऊं आपको, ये हमारी वालदा ने एक दफा कहा, हमारी वालदा ने एक दफा ये बात उनसे कही कि आपने अपनी नेक नियति में एक दफा बता दिया, 2 दफा बता दिया, आप बार बार जाकर क्या आप उनको शक में पैदा करना चाहते हैं कि ये भाई ऐसा ही रहेगा मामला। आपने नेक नियति में बता दिया, आपने बिल्कुल ठीक किया, बट अब आप इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं कि भाई आप समझ लीजिए, देख लीजिए, आप सही रिश्ता कर लीजिए, देख रहे हैं तो देख के करिएगा। अभी कुछ नहीं कमाता वो, हाँ पैकेज इतना बड़ा था, इतनी बड़ी कंपनी में था, गाड़ी थी, कैरियर है, मगर आज जीरो पर है क्योंकि उसने जीरो से शुरू किया। तो ये बातें थी। फिर प्रैक्टिस में जैसा वो चाहते थे, ये अल्लाह का शुक्र है, मैं भी समझता हूँ ये सब अल्लाह की देन है। वैसे आपके ससुर भी शरीफ आदमी थे कि इतनी सारा अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलने के बावजूद उन्होंने आपको बेटी दे दी। देखिए वो भी एक अल्लाह वाले आदमी, वो बहुत ही नफीस थोड़ा सा जिक्र उनका भी हो जाए, मैं उनको जानता हूँ चुके। जी आप वाकिफ हैं, मरहूब साहब प्रोफेसर हैं जी, अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत ज़ईफ हैं जी, मगर मेरी जिंदगी में मैं अपने अब्बा को भी उस रो में, उस सफ में नहीं खड़ा करूंगा। जितने नर्म मिजाज आदमी हैं मरहूब साहब, इतना नर्म मिजाज आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारी शादी को 22 साल हो रहे हैं, मैंने एक दफा भी, मैं ये हल्विया कह सकता हूँ, मैंने एक दफा भी उन्हें गुस्से में नहीं देखा, उनकी आवाज की पिच ऊपर आते नहीं देखी, उनकी आंखें चढ़ी हुई नहीं देखी, उनको झिंझलाहट नहीं देखी, उनके तेवर नहीं बदलते देखे। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पेशे के एतबार से वो एक अच्छे प्रोफेसर थे जिनका मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट से वास्ता पड़ता है और आदमी टेम्पर लूज कर जाता है बाज़ वक़्त। इतने नर्म, ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक खालिसतन अल्लाह की देन है उनके पर। ये खालिसतन जो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो एक नर्म मिजाजी उनके अंदर रखी है जी, कि आप 22 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। मैं उनको एक दफा भी मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने उनको, बहुत नेक आदमी है। ज़ाहिर है मैं तो बहुत मुख्तसर सा उनसे मुलाकातें रही हैं, लेकिन मेरा उनके बारे में तासुर बिल्कुल यही था कि जो आज आप बता रहे हैं, बहुत ही मामला फहम, नर्म मिजाज, कम गो।
तो चले अभी इसको जरा रोकते हैं सिलसिले को, फिर अगली तीसरी केस के अंदर। जी इस्लाम अदनान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी केस शुरू करते हैं, मगर मैं इसका आगाज एक छोटे से लतीफे के साथ करूंगा, फिर मैं ओवर टू यू। ऐसा हुआ कि एक बार मैं और मुफ्ती साहब और पीर मोहम्मद कालिया साहब, निज़ाम साहब, हम सबको इनवाइट किया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंडिया वालों ने। उनकी अपने कुछ सेरेमनी थी, सेलिब्रेशन थी, तो मुख्तलिफ शहरों में हम लोग गए थे। तो कलकत्ता में भी हम लोग गए थे, जाके ठहरे थे हम साथ में। तो आदमी सब जानता है ना, सफ़र में ज़्यादा करीब से जानता है लोगों को। तो एक दफ़ा हम शाम को निकले टहलते हुए, तो मैं थोड़ा कमर था, पीछे पीछे था, आगे आगे ये लोग से, हमें पता भी नहीं चला, और हम इत्तेफाक से वहाँ के कलकत्ता के बदनाम तरीन रेड एरिया में इंटर हो गए। एक आध दलाल हमारे पीछे पड़ गए। तो उसमें से मैंने देखा कि एक बड़ा मुस्तकिल मिजाज किस्म का दलाल था, तो उसको मैंने इशारा करके अपने पास बुलाया। तो मैंने, क्या बात है? तो उसने कहा, जी बड़े अच्छे पीस आए हुए हैं। तो मैंने कहा, भाई हम सब तो निकले इसी इरादे से है, ये जो सामने छोटे कद का है शेरवानी वाला, ये हमारा लीडर है। इसने कहा कि मोल भाव मैं करूंगा, तुम लोग नहीं करोगे, ठीक है, तुम इसको राजी कर लो। ये कह के मैंने इसको मुफ्ती साहब की तरफ भेज दिया। फिर मैंने उसको रास्ते में बुलाया, मैं कहा, देखो ये भाव कम करने के लिए ना बार बार तुम्हें डांटेंगे, और सिर्फ इसलिए ताकि तुम ये 5-6 बंदे के रेट कम कर दो, पीछे नहीं हटना है। तो वो मुझे आज तक याद है वो किस्सा, जब मैंने को कलकत्ता में वो दलाल के पीछे लगा था, लड़ रहे थे वो, कोई आज तक का मेरा यादगार वाकया है। तो जरा ये तो बीच में चलती रहेंगी बातें मेरी भी। तो अब मैं चाहूंगा कि आपसे जरा, मैं चाहूंगा कि मुफ्ती साहब के जो कैरियर साहब, उसका अक्स इत्तेफाक से आपका प्रोफेशन वही है, वो आईसी में थे और आप माशाल्लाह सीए हैं, तो वो आपको कुछ विरसा तो यकीनन मिला है उनसे। मोबाइल फोन ना मिल सका, लेकिन एक कैरियर तो अच्छा मिला। तो अपने कैरियर में आप तो अपने वालिद साहब का क्या हाथ देखते हैं? तस्लीम भाई, बहुत बड़ा हाथ है, मोर देन व्हाट आई कैन से। ये मैंने जैसे भी आपको बताया था, लूडो की सीढ़ी थी। हुआ ये कि मैं जैसे कि आज ज्यादा हो गया है, मगर हमें भी बाहर जाने का शौक हुआ। जब बीकॉम कर लिया तो हमें शौक हुआ कि हम बाहर जाएंगे। अच्छा, चूंकि हमारे, एक तो मैं इकलौता था, हाँ, और दूसरी बात है हमारे अब्बा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, हाँ, और तीसरी बात ये है कि वो उनकी जिसको कहते हैं कि नजरियात के खिलाफ बात थी कि आप किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। वो कहते थे, यार या तो आदमी जाए तो हार्वर्ड और बड़ी है, इनकी कोई हैसियत नहीं। तो वो जाने भी जाने भी नहीं देना चाहते थे। तो हुआ ये कि मैं मजबूरन, जब उन्होंने जाने भी नहीं दिया, पैसे हमारे पास कोई थे नहीं, खुद से भी कुछ नहीं कर सकते, अब्बा पे कोई जोर भी नहीं था, तो मजबूरन मैं आर्टिकलशिप पे आ गया। बड़े खुश हुए वो। लफ्ज तो शायद ये उलमा के लिए बेहतर है, मगर एक साहिब कश्फ जिसको कहा जाता है, वो अपने प्रोफेशन के साहिब कश्फ थे। ये एक ऐसी बात है जो कि मैं हजारों लोगों में भी कह सकता हूँ, सिर्फ अब्बा को ही थी। जब मैं सीए कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, जब शुरू हुआ उन्होंने कहा, देखो सीए करके कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करना, टैक्स की प्रैक्टिस नहीं करना। प्रैक्टिस एक तो करना, नौकरी के तो खिलाफ ही थे, प्रैक्टिस करना, कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करना। अच्छा, और उन्होंने इसीलिए मुझे एलएलबी में दाखिला दिला दिया। उस जमाने में एलएलबी 2 साल का होता था, बीकॉम के बाद 1 साल मेरा हो भी गया। मगर मैंने कहा, ये क्या काले कोट पहन के। अच्छा, वो ये कहते थे हमेशा कि देखो 2 डिग्रियां ऐसी हैं जो मुफ्त में मिलती हैं मगर जिंदगी में काम देती हैं, एक एलएलबी और एक एमए। उन्होंने कहा, देखो मुझे फायदा हो रहा है कि एलएलबी जो है ना, कहीं भी अगर जरूरत होती है कानून की, तो मेरे पास एक लॉ की डिग्री है, और एमए की डिग्री का उनको फायदा ये हुआ कि जब वो रिटायरमेंट के बाद या सेमी रिटायरमेंट में जब पढ़ाने कहीं भी गए, तो एचईसी की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप मास्टर्स की डिग्री आपको होनी चाहिए, चाहे आप आगे आप आईसीए में हो या आप जो भी हो। तो मास्टर डिग्री उनके पास थी, तो वो काम आ गई। तो वो आईबी में पढ़ाया उन्होंने और बहुत सारी जगहों पढ़ाया। तो ये यहाँ उस वक्त भी हमारी बात समझ नहीं आई। एलएलबी का पहला पार्ट देके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज एडवोकेट होता तो आई वुड हैव बीन फार मोर सक्सेसफुल अपनी प्रोफेशन। तो एक तो बात ये थी, तो एक तो वो ये उनको ये पता था कि प्रोफेशन किस तरफ जाएगा। दूसरी बात ये थी कि जब मैंने सीए के करीब में पहुंचा तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे अंदर जो है ना, वो एक लीगल इंस्टिंक्ट ज्यादा है। मतलब मेरी आर्टिकलशिप में भी लोगों ने मुझे कहा कि यार भाई, तुम गलत फील्ड में हो, तुम लॉ को एंजॉय करते हो, लॉ की, मतलब मैं आपको मजाक में बताऊंगा कि हमारे सीनियर थे तासीर आदि में, जो कि
फर्गूसन से आए थे, उनका उन पे मजाक, उनका हम बहुत टॉन्ट करते थे उनको, और उनको टॉन्ट करने में हमने एक ऑर्डिनेंस मैंने ड्राफ्ट किया जो कि सारा का सारा तफरी था, उसमें मौकरी थी, उसमें तंज था, और सारा का सारा ड्रिवन टू हिज पर्सनालिटी था, जो आज तक लोगों को याद है कि यार ये तो मतलब मैं इस हद तक मेरा माइंड हो चुका था। किसका था वो है किसके बारे में था? वो एक साहब थे जो फर्गूसन से आए थे, अच्छा और वो जी, काफी प्लानिंग पर काफी जोर देते थे हर हाँ, चीज के ऊपर। हाँ, तो हमने सिर्फ उसका नाम प्लानिंग ऑर्डिनेंस 1997 या 1997 रखा था। अच्छा, तो मैंने पूरा ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट किया था जैसे कंपनी लॉ की वो, तो मतलब मेरा माइंड लॉग। तो बाय द टाइम मैं फाइनल में आया, पूरा मेरा पीरियड आर्टिकलशिप पे गुजरा था बैंकों में। मुझे बैंक में नौकरी करनी नहीं थी वैसे भी, और मेरा माइंड फाइनेंस की तरफ था नहीं, पढ़ तो बादल खासा रहा था मैं। तो मैंने कहा मैं टैक्स में आ जाता हूँ। अब्बा उस जमाने में नए उन्होंने वो पैरामाउंट छोड़ी थी, और उनको उनके दोस्त मोहम्मद अली साहब जो बहुत ही हमारे मोहसिनों में से हैं, उन्होंने अब्बा को आइडिया दिया कि यार हम सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। और सेल्स टैक्स प्रैक्टिस उस जमाने में कोई भी नहीं करता था, कोई बिल्कुल किसी का पास ना। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार ये शायद साफ सुथरा काम है, इसमें कोई करप्शन नहीं होती होगी, मैं भी यही करता हूँ। तो मैं तासीराती में जाके मैंने कहा भाई हम सेल्स प्रैक्टिस आप कर ले, मुझे वहां डाल देना। उन्होंने कहा भाई ये तो काम ही नहीं हमारे पास, ये क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा जी मैं यहाँ रहूंगा तो यही करूंगा। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो हम अंधों में काना राजा बन गए। 1-1.5 साल में वो प्रैक्टिस जरा सी बढ़ गई, फिर हमने इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और ये जो सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस है, इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि ये हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गया, मेरी रिकग्निशन बन गई। और वो जिसको कहते हैं शेखान अदनान की, शेखान मुफ्ती, शेखान मुफ्ती, जी, सॉरी, हाँ। तो वो उसमें जो है ना वो हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो वो ये एक फ्लैगशिप सर्विस बन गई। तो इसमें सारा किरदार जो था ना वो अब्बा का था। अच्छा, फिर वो प्रैक्टिस में ये चाहते थे कि आदमी प्रैक्टिस करे, पेपर पढ़े, कॉन्फ्रेंसेस में जाए, ये करे वो करे। वो चूंकि अब्बा से हमें ये विरसे में मिला था, हम देखते ही आ रहे थे, वो हमने उसी को कंटिन्यू कर दिया। तो मैं आईसीएम में जब रेफरेंस हुआ अब्बा का, तो मैंने उनको ये बताया कि जिंदगी के 20-25 साल वो जिंदगी गुजरे मेरे, कि जब अब्बा स्टेज पे होते थे और मैं ऑडियंस में बैठा होता था। जब मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, मगर अब्बू ले जाते थे तो मजबूर बैठना पड़ता था। और फिर जिंदगी के 20-22 साल वो गुजरे जब मैं स्टेज पे होता था और अब्बा ऑडियंस में होते थे, और बड़े यकीनन खुश होते होंगे। चेहरे से नहीं आता होगा, लेकिन वो दिल से बहुत खुश होते होंगे अपनी मतलब खेती को लहलाता देख। मुझे याद है जब मैं क्वालिफाई हुआ तो हमारे मोमिन साहब ने बताया कि अब्बा बहुत चेन स्मोकर थे। तो उन्होंने शायद, मुझे याद पड़ता है, को ये बताया कि जिस दिन मैं क्वालिफाई, उन्होंने कहा ये बोल कुछ नहीं रहे थे और सिगरेट भी नहीं पी रहे थे। मतलब इतने ज्यादा वो हो गए थे कि, और हमारे अब्बा को बहुत ज्यादा शगफ नहीं था उनका, कोई जिसको कहते हैं बहुत कोई दीनदार इंसान नहीं कहेंगे उनको आप, बहुत ज्यादा शगफ दीन से। मगर मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था जब मैं क्वालिफाई हुआ कि यार मैं शुक्राने का रोजा रखूं। अदनान मुफ्ती साहब के आईसीएम में बहुत एहसानात थे और इसमें कोई शक नहीं कि आईसीएम में खड़ा किया। मुझे कुछ याद पड़ता है कि एक ज़माने जो अपने आईसीएम में इम्तिहान दिए थे, कुछ एक स्कैंडल बन गया था वहाँ पे मुफ्ती साहब के खिलाफ। हालांकि जिन लोगों ने स्कैंडल बनाया था वो मुफ्ती साहब के मिजाज से अच्छी तरीके से वाकिफ थे कि मुफ्ती साहब इस किस्म के आदमी नहीं है। तो जरा वो किस्सा सुनाएंगे आप थोड़ा सा? आईसीएम में एक केस बन गया था। हाँ, आईसीएम में केस बन गया था कि मुफ्ती साहब ने को फेवर दिया है, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर थापलावाला साहब, सादिक खान, पता नहीं कौन कौन लोग बैठे थे, और उन्होंने रिपोर्ट दी थी प्रेसिडेंट को कि ये गलत है फला फला। और वो जब वो क्लियर हो गई थी रिपोर्ट, अच्छा उसका नुकसान मुझे ये हुआ था कि तासीराती में भी लड़कों को पता लग गया था कि आईसीयू में कोई स्कैंडल हो गया, इनके अब्बा भी होते हैं, ये भी स्टूडेंट है, फला फला। तो जब मुझे तासीराती मसूद नकवी साहब ने उस वक्त बुलाया था कॉन्फिडेंस देने के लिए, जब उनके बाद में वो रिपोर्ट आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा था यार मुझे पता है कि यहाँ बट डोंट वरी, आई हैव सीन द रिपोर्ट एंड नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। और फिर मैं आईसीएम में फिर मैंने इम्तिहान दिया और फिर मैं पास भी मैंने किया। फिर मगर मैं आधे उसके बाद निकल गया था, मगर हाँ ये बात ठीक है। और ये उन लोगों ने हरकत की थी जो उनके क्लोज भी थे, उनसे हसद भी करते थे से, और उन्होंने जो मुफ्ती साहब की जो खिदमत थी उसका उन्होंने ये सिला दिया। जो मुफ्ती साहब का तो सिरे से ये टेम्परामेंट था ही नहीं किसी भी अंदाज से। खैर चलें, आप आगे की बात करें जरा अपने करियर के हवाले से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत रहा, और फिर अल्लाह का बहुत एहसान, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र कि हमें प्रैक्टिस में बहुत उरूज मिला। बहुत छोटी प्रैक्टिसेस के अंदर इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है, इज्जत बहुत मिली। और हमेशा इन्होंने कहा मुझे
कि देखो पैसों की फिक्र न करना, इज्जत की फिक्र करना, पैसे पीछे पीछे खुद आएंगे अगर इज्जत की फिक्र। मुझे याद है कि हमारे अब्बा के एक दोस्त कजन थे, तलमीज बर्नी साहब, इंतकाल कर गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि ये कौन है? तो अब्बू ने कहा कि मेरा बेटा है भाई। वो जानते थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा प्रैक्टिस करते हैं। कहने लगे कि साफ प्रैक्टिस होगी। तो अब्बू ने कहा कि हाँ साफ है। अच्छा, जिस तरह अब्बू ने ये बात उनसे कही, तो जैसे होता है ना, जैसे कोई भी आदमी के बेटे के सामने कोई बात करे तो वो कहेंगे हाँ हाँ मेरा बेटा, मतलब डिफेंड करने आ जाएंगे। अब्बू ने बहुत मायने खेज अंदाज में बात की, और मुझे अंदाजा उस दिन हुआ कि अब्बू मेरे पीछे, उन्होंने को रेकी करवा रखी थी पहले से, ये मालूम करने के लिए, या उनकी कोई इंफॉर्मेशन चल रही थी कि मेरा कंडक्ट कैसा है, मैं कोई लेन देन में या कोई दो नंबरी में या कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं। जो उन्होंने जिस तरह बात की, क्योंकि हमारे अब्बा तो वो आदमी थे जो कभी किसी के सामने तारीफ कर ही नहीं सकते थे हमारी, मगर उन्होंने उस दिन बड़े मायने के साथ बात की। देन आई गॉट टू नो कि यार इन्होंने ये इंफॉर्मेशन ली हुई है, ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे हमारी जब शादी हो रही थी तो हमारी सास ने अब्बा से पूछा कि आपका बेटा शराब तो नहीं पीता? यकीन करें आप, तो हमारे अब्बा ने जवाब दिया मेरे इल्म में नहीं है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे एक आदमी तो नहीं नहीं आपने कैसी बात की, आप कैसे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपको लगता है, आदमी अपनी इज्जत में ले जाता है, उसमें रहता है। इन्होंने कहा वैसे जो पिछली किस्त में आपने बताया था कि मुफ्ती साहब ने जो आपके ससुर जी जी, की बातें की थी, तो ये सवाल आपकी सास का कितना गलत भी नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। हाँ। तो ये इस पे अच्छा साफ बात है, सामने वाला आदमी भी इस बात को जो भी होगा वो एक्सपेक्ट यही करेगा कि आदमी बोलेगा कि नहीं, और इन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं। तो वो एक अब्बा की जिसको कहते हैं कि साफ गोई कि यार ये यानी कोई कसर छोड़ी इन्होंने, नहीं है। हाँ, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कि जो इनके इल्म में नहीं है वो इल्म में नहीं है। तो उन्होंने इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि इज्जत का आदमी बने। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बड़ी बड़ी फर्म से अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर्स हुई, मर्जर्स की ऑफर हुई, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे पास आए, और अब्बा की इल्म में था, और वो बहुत खुश होते थे इस बात पे कि यार मतलब उन्होंने एक दफा मेरी एक बहुत बड़ी फर्म के सीनियर पार्टनर ने हमें ऑफर की कि भाई आप मर्ज कर जाएं, और हमारे दरवाजे तक आए। और फिर हमारी वालिदा को उन्होंने बताया, मुझे तो नहीं बताते थे, कि यार मुझे आज वो खुशी हुई है जब अदनान ने सीए किया कि यार ये हम इनके पास आया है और कह रहा है इस मामले में वो, मगर वो कोई डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते थे। वो कहते थे कि नहीं भाई डिसीजन आपका है, आपने, आपको लगता है करें नहीं करने का, ये मेरा काम नहीं है। बट ये कि प्रोफेशनली बहुत ज्यादा, और वो जिसको कहते हैं साहिब कश आदमी थे, उनको पता था कि प्रोफेशन किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा। यानी कि मैं आज भी अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अगर मैं आज कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस कर रहा होता टैक्स के बजाय, तो हमारी प्रैक्टिस किसी और लेवल पर होती, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस वर्चुअली लोग करते ही नहीं जो अकाउंटेंट्स होते हैं, मगर चूंकि वो जानते थे इस पूरे सिस्टम को, और उनकी एक विजनरी आदमी थे। और असल जो चीज है वो ये है कि चाहे टैक्स हो चाहे कॉर्पोरेट लॉज हो, बहरहाल अपनी प्रैक्टिस जो है वो नौकरी से बहुत दर्जे बेहतर ही ये है। तो मैंने आपको कहा ना कि देखिए आप मुझे बार बार एहसास कमी में मुब्तला कर रहे हैं। मैं भी तो 1980 से लेकर तकरीबन आप समझिए कि 2016 तक कॉर्पोरेट लॉज ही में रहा। जो वाहिद रिग्रेट है मेरा वो ये है कि मैंने नौकरी क्यों की। नहीं, हमारे अब्बा ये कहते थे कि वो यार ये जो बात थी ना कि यार किसी की महल में वजीर होने से बेहतर है आदमी झोपड़ी के बादशाह। तो ये कहते थे कि यार कम, अच्छा चूंकि साफ बात है उनकी डिक्शनरी में लग्जरी, कपड़े, ट्रेवल, मैं आप बताऊं, यानी कि ये हैरत की बात है कि मुझे नूर मोहम्मद उनके बड़े गहरे दोस्त हैं और बहुत हमारे मोहसिनों में से हैं। मैं कहूँगा नूर मोहम्मद साहब अब्बा के उन्होंने आखिरी वक्त में खास तौर पे जिस तरह साथ दिया है। अब्बा बेहोश होते थे और वो आगे पूरे पूरे दिन तिलावत करते थे और सूरह यासीन मुझे पढ़ते थे। नूर मोहम्मद से मिलना है क्योंकि मेरे इत्तेफाक से हमारा जो पहला जो था जहन में वो यही था कि हम तीनों एक साथ बैठेंगे। मुझे मालूम है नूर मोहम्मद साहब के नहीं, उन्होंने जो हक अदा किया है ना, मतलब मैं समझता हूँ एक आदमी आप और क्या कर सकता है कि जो दूसरा उसका दोस्त बेहोश है, उसको पता नहीं है कि मेरे पास ये आया है कोई नहीं आया है, मगर वो अपने फर्ज निभा रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, पूरे पूरे दिन तिलावत कर रहे हैं बैठे। वो कहते थे यार अस्पताल में मैं रहूंगा, तुम मत रहो। मैं कहता नूर साहब बड़ी मोहब्बत आपकी, मतलब मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। तो नूर मोहम्मद साहब ये होती हैं दोस्तियां और ये होती हैं अकीदतें, इसमें कोई शक नहीं। वरना हम लोग तो आजकल इतने जिंदगी की झमेलों में, जिंदगी दलदल में तो दब के रह गए कि अपने चाहने वालों से मिल नहीं पाते हैं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो चौथी किस्त आ गई है और बात चली थी मुफ्ती साहब की,
और आपकी बात चलती रहेगी, और साथ साथ मैं खाली सिर्फ आप ही की कहानी नहीं बल्कि मेरी भी कहानी है। क्योंकि मुफ्ती साहब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो मेरे मेंटोर से या तालीफ से, उन्होंने कभी भी दावा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे बाप की जगह पे हूँ, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि वो मेरे बाप की तरह से बिल्कुल। और मुझे जो मेरा कैरियर बना था वो मुफ्ती साहब के हाथों बना था। गुस्सा भी करते थे वो, जो उनका खास स्टाइल था ये। तो मुझे याद है जब वो आए थे तो मैं उस वक्त असिस्टेंट लॉ ऑफिसर था, और उन्होंने बाकायदा मेरा लॉ ऑफिसर का विजिटिंग कार्ड छपाया था कि नहीं, आप अपने आप को असिस्टेंट लॉ ऑफिसर नहीं कहेंगे, आप जिसे मिलेंगे आप लॉ ऑफिसर कहेंगे। उनकी चंद एक बड़ी अच्छी बातें मुझे याद है कि एक ज़माने में था कि उनके पास एक मोटी सी डायरी थी, और जब किसी पे गुस्सा आता था तो कहता था मैं इसको नोट कर रहा हूँ ताकि मैं भूलूं नहीं, अप्रेजल के वक्त मैं निकालूंगा इसको और तुम्हें इसकी कीमत उससे अदा करनी पड़ेगी। दो चार दफा मेरा भी इस डायरी में इंदराज हो गया, तो मुझे बड़ी तशवीश थी कि क्या लिखा होगा। एक बार इत्तेफाक से अप्रैल से ज़रा पहले, दिसंबर का महीना था, नवंबर में वो उठ के चले गए वॉशरूम वगैरह, और वो डायरी मुझे नज़र आ गई। आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने कहा देख लूँ कम से कम मेरे बारे में क्या क्या लिखा उन्होंने। वो डायरी बिल्कुल सादा थी, किसी के खिलाफ कोई एक जुमला भी लिखा हुआ नहीं था ये, लेकिन वो हमें डराते थे कि देखो मैंने नोट कर लिया है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं एक से एक किस्सा सुना दूँ, उसके बाद ये है फिर मैं ओवर टू यू। मुझे याद पड़ा है कि एक बार गालिबन कोई जून के आखिर का महीना था, तो ज़माने में मैं था तो लॉ में पाक कोर्ट के अंदर, लेकिन मैं साथ में फाइनेंस को भी देखता था। तो मुफ्ती साहब की नज़र पड़ी इत्तेफाक से, उन्होंने देखा कि यार ये करंट अकाउंट में बहुत पैसे पड़े, में कोई 1.5-2 करोड़ में पड़े हुए थे ये। अच्छा, वो इक्विटी के पैसे होते थे, कहीं से पैसे आ गए, इतनी केयरिंग भी नहीं थी है कि वो होगी। तो उन्होंने बुला के मुझे डांटा और उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पे तुम इन्वेस्टमेंट करो। मैंने कहा इतनी जल्दी कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगी है? तो इसका कहा अच्छा तुम ऐसा करो, एनआईटी में डाल दो उसको, ताकि 30 जून की जब बैलेंस शीट बने तो उसमें पैसा करंट अकाउंट में नजर आया है। ठीक है। अभी मैं आके बैठा था कि एक आधे घंटे के बाद एक मेरे पास एक रिसेप्शन से फोन आया कि जी वो एनआईटी से कुछ आया आपसे मिलने के लिए। ये मैसेज सर भेजा होगा उसको, मैंने बुला लिया फटाफट, आ जाओ भाई मेरे पास ये। वो बैठ गया बेचारा, तो उसने कुछ कहना चाहा, मैं कहना ये मुझे मालूम है, मुझसे मुझे बता चुके हैं, फिक्र ना करे, फॉर्म के दे आपका लाइए, फॉर्म लाइए। तो फॉर्म दिया उसने मुझे, मैंने फॉर्म भरा, चेक बनाया, मुझसे साइन करवाया इसके, मैंने ये उसके बाद लेके आया। जब उसको मैंने दिया तो उसको तो होश उड़ गए बेचारे के। वो बेचारा कोई जूनियर से एम्प्लॉय था, सेल्समैन, जो आया था किसी इंडिविजुअल की करने के लिए कि शायद कोई भी एनआईटी की इन्वेस्टमेंट मिल जाए 10-15 की। जब उसे फिगर देखी करोड़ों में, तो कहते ना उसकी कांपे टांग गई, उसे ख्याल ये क्या हो गया तो उसकी हालत बुरी हुई। फिर उसको थोड़ा डर लगा कि शायद मुझे गेम रूल्स पता नहीं है और मैं कोई बाद में कोई लंबा मुतालबा ना कर दूं। तो उसने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये है कि इसमें हमारा 23,000 रुपये कमीशन बनता है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपको 11,500 रुपये उसमें से दे दूंगा और बाकी मेरे होंगे। अब मेरी कहाँ पे टांग गई, मेरे पल्ले पीछे पड़ा। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि अगर मैं चेक बजाय अपने नाम के किसी और के नाम का ले लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि तुम अगर क्या ये चेक जो है ना 11,500 का, तुम पाककोच के नाम का बना सकते हो? उनका मैं आपको बनवा दूंगा, डिमांड ड्राफ्ट कोई मसला ही नहीं है। मेरा मसला वो तो पक्का कर था ना कि केस हाथ से निकल जाए। वो चला गया और थोड़े दिन के बाद लाके उसने ये 11,500 के डिमांड ड्राफ्ट जो है वो उसके नाम का, पाककोच के नाम का ला के दिया। और मैंने उसको बाकायदा रूटीन में एक नोट शीट के साथ ला के भेजा कि जी हमने जो एनआईटी इन्वेस्टमेंट की थी ये, तो जो साहब उसके सेल्स करने के लिए आए थे ये, तो उन्होंने ये इदारे से हमारा कमीशन शेयर किया है, तो ये उसका ऑर्डर गया भी नहीं, कोई नंबर भी नहीं है। एक खामोशी बड़े पोलाइट अल्फाज में लिख के मैंने मुझसे नोट भेजा। उफ, जो मुफ्ती साहब के गुस्से का आलम था, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल फट गया था ना। उन्होंने बुलाया और जो मुझे सुनाई पहले आपको समझते क्या है? मैंने कहा अल्लाह मैंने क्या मसला कर दिया, मैंने सिर्फ कंपनी के नाम का पेड़ लेके दिया है। कहेंगे अभी तो मैं आपको 2 इंक्वायरी कमेटी बता रहा हूँ। एक इंक्वायरी तो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वो जो 11,500 आप कहते उससे लिए थे, उसमें से आपने कितनी ली उसे आगे, तो अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और दूसरी इंक्वायरी कमेटी बैठेगी कि जो पिछले दिनों जितनी जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो हर जगह जाके इन्वेस्टिगेट करेगी कि आपके वहां से कितने पैसे लिए थे, जो आप नंबर बनाने के लिए आ गए, बड़े ईमानदार बन के आ गए। मेरे आंसू निकल आए कि अल्लाह ये क्या मुसीबत हो गई है। तो खैर फिर तसल्ली दी और मुझे समझाया कि मियाँ अगर आपके पहली बात तो ये थी कि आप डायरेक्ट एनआईटी से बात करते, आप नेशनल बैंक से बात करते, और अगर कोई आ गया था तो आप मुझसे पूछ रहे थे क्या है। और अगर ये सब कुछ नहीं किया था, गलती पे गलती करते चले गए आप ये,
तो ये क्या हिमाकत की आपने? एक बच्चा था, उसकी रोजी लग गई थी ये, तो आपने ये क्या हिमाकत की इसके अंदर, ये कि अपनी गलती की सजा आप उसको दे रहे हैं सारा ये। तो वो उस दिन जो मैंने सीखा था, वो मैं सारी उम्र नहीं भूलता। मतलब बहुत नौकरी की है, लेकिन 80 के बाद से जो मैंने नौकरी की है, मेरे ऊपर परतों जो है या मेरे ऊपर जो अक्स आया है, वो मुफ्ती साहब की ट्रेनिंग का आया है। और वो जिस तरीके से उनके गुस्से में, उनकी डांट में जो प्यार होता था ये, और जो कैरियर देखते थे, वो चीज़ें मेरे सामने आई हैं सारी की सारी। और मैं समझता हूँ कि जो मुझे जानते हैं मेरे साथी, कि नौकरी में बहुत मैं हम्बल रहा हूँ, बहुत ही इंकिसारी रही मेरे अंदर कभी भी कोई किसी किस्म का कोई अपने तोप किस्म के ओहदे का नहीं आया। वो मैंने मुफ्ती साहब से सीखा था कि अगर आप में कोई है, तो फिर आप हम्बल हो जाएं और इनकिसार हो जाए, और किसी को डराते रहें मगर किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। ये सारी बातें मैं मुफ्ती साहब से सीखी थी। तो चलिए, ये तो कुछ मुझे भी साथ साथ करना था, अपने अपने कर्ज उतारने थे। अब मैं आप पे आता हूँ, आगे चलें थोड़ा सा, हम थोड़ी सी और मुफ्ती साहब की बातें कर लें। बस ये हुआ कि फिर ऑब्वियस बात है, चूंकि एक बहुत ही ज़्यादा गरीब ख़ानदान से थे, वालिद भी उनके नहीं थे, गाइडेंस उनके पास कोई नहीं थी, हाँ, मेंटोरशिप उनके पास थे। हमारे पास तो बहुत लोग हैं, उस ज़माने में उनके पास कोई भी नहीं। तो वो बहरहाल उनकी शख्सियत में एक गुस्सा या एक सख्ती ज़रूर थी। उसका एक हमें उस वक्त समझ में भी नहीं आती थी बात, मगर वही बात है कि वो उसका बेनिफिट हमें बहुत होता था। तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू की। एक गैराज था, अब्बा के एक दोस्त का, एक 800 गज का घर था जो वो बेचना चाह रहे थे, और वो बिक नहीं रहा था, और उस घर के अंदर एक गैराज था। उस गैराज के ऊपर उन्होंने छत डाल दी थी, तो जिसको एक जो एक लंबा सा कमरा बन गया था, पतला सा। उस जगह पे हमने दफ्तर लिया, और वो 10-12 रुपए गज उस जमाने में वो मिलता था। कोई मामूली तरीन को कालीन वो छोटा सा डाल दिया उसके ऊपर, ताकि उससे गटर के ढकने वकने छूट जाए जो गैराज में होते हैं। तो वो हमने दफ्तर लिया। बहुत शदीद गर्मी के अंदर हम वहाँ बैठे रहते थे। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि एक ये उस वक्त हमें, मतलब कुछ ये हुआ कि वो सख्ती उस वक्त झेलना, कि नौकरी भी छूट गई, पैसे भी कोई नहीं, क्लाइंटेल भी कोई नहीं, प्रैक्टिस भी कोई नहीं, और उस वक्त, मगर वो टाइम जो है ना, हमने यूं, मैं समझता हूँ वो एक पहला एक यील्ड में फ्रूट्स उस वक्त से रीप होने शुरू हुए, क्योंकि हमारी कोई एक आदतें इतनी चूंकि बिगड़ी हुई नहीं थी कि जिस बात पे मैं उनसे उस पर फिर शाकी रहता था, कि मुझे ये फीलिंग हुई कि उनकी जब तबीयत खराब होनी शुरू, खासतौर पिछले 2-3 सालों में, तो उनके पास लोग आना बंद हो गए। मतलब पहले तो इतना था कि वो जाते थे, लोग आते रहते थे, फोन आ रहे हैं, जाना जाना हर वक्त का उनका तो था। और फिर वो एक गोशा नशीनी वाली कोफियत हुई, और लोगों ने उनको बिल्कुल एक तरह से मुझे लगा डंप कर दिया है। और मुझे अदनान उसकी एक वजह भी थी, वो जो गुलशन इकबाल के मकान से वहाँ पे मूव हुए हैं, तो वो आपको मालूम है कि वो कम्युनिटी जो है, वार्ड कमेटी अच्छी कम्युनिटी, कोई शक नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं, आने जाने के, आईडी कार्ड रखाओ, ये रखाओ, वो रखाओ, लाइन लगाओ, तो उससे लोग थोड़ा सा वहाँ पे उतनी वहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन पे बाकी नहीं रह गई थी। ये भी एक वजह थी। शायद ये वजह भी हो, मगर बहरहाल ये कि मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये भी था कि ये मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने देखा है बहुत से लोग जो अच्छे खासे नॉर्थ इस्लामाबाद में, नॉर्थ कराची में रहते थे, अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया, वो डिफेंस फेज 8 में जाके आबाद हो गए। अब ज़ाहिर है डिफेंस फेज 8 की जो कम्युनिटी होगी, वो तो नहीं होगी जो कि नॉर्थ इस्लामाबाद में जिनके हाथ में 10 साल गुजारे होंगे। तो ये एक भी फर्क आया नहीं, था। देखिए, पड़ोस तो हमारा ऐसा जबरदस्त था गुलशन का, कि वो तो जी खैर हम बिल्कुल, कभी हाँ। भूल ही नहीं सकते। वो एक घर था पूरा। मैं इसकी वजह ये भी है तस्नीम भाई, कि जो अब्बा के हम असर थे, वो अब्बा की उम्रों के ही थे। तो जब अब्बू बीमार शुरू हुए, तो उसमें से बहुत से लोग उस वक्त तक दुनिया से जा चुके थे, कुछ बीमार थे, कुछ बच्चों के साथ बाहर माइग्रेट कर गए थे। तो बहरहाल वो उसमें कोई बहुत ज्यादा दोष लोगों का था नहीं, क्योंकि उनके हमारे साथ थे ही नहीं। मैं आपकी थोड़ी सी कथा कलामी हो रही, मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करूँगा कि मेरे अब्बू का ये था कि जब भी कोई शादी वादी होती थी, तो अगर 9 बजे का टाइम है शादी का, तो उनका इसरार ये होता था 7:30 बजे की तैयारी करो और 9 से पहले लाज़मी पहुँचना है। उनको विशेष रहते, अब क्या होता था ना, मैं भी उनको बोल सकता था कि अब्बू कोई भी नहीं आता है, फ़ायदा कोई भी नहीं है, हम जाएँगे, बैठे रहेंगे इतनी देर तक, तो आराम से 9 बजे निकलेंगे, लोग आ जाएँगे 10 बजे। चल नहीं, ये बात नहीं है। और कोई एक आ जाएगा ना, गपशप लगाएँगे उससे। और फिर होता था कि वो जब भी किसी महफ़िल में जाके बैठते थे, तो शुरू आने वालों में फिर जितने भी इनके हम दोस्त थे, अहबाब थे, तो उनके गिर्द जमघटा लगता था, गपशप लगाते थे। और जो अभी तुमने बात की है
कि जब अब्बू के आखिरी अय्याम आए तो उसके बाद उनके पुराने साथी एक-एक करके उठते गए। और मुझे याद है कि मुझे बारफी साहब थे उनके बड़े अच्छे, जब उनका इंतकाल वगैरह हुआ कोई महीना भर पहले या 15 दिन पहले, तो अब्बू बिल्कुल ढह गए थे और उनको ये एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं बचा, कोई ना दोस्त है ना अहबाब हैं, अब जनरेशन सारी चेंज हो रही हैं। तो उसके बाद से उनका आना जाना बिल्कुल, मतलब आखिर में जब एक एक करके लोग, जब हर शादी में मालूम होता था कि 2 आदमी कम हो गए, 1 आदमी कम हो गया है, तो वो अपना, तो ये एक नेचुरल चीज़ जी, थी है। तो बस ये था कि वो उस पे फिर वो गोशन नशीन से हो गए, जाते-आते नहीं थे, दफ्तर हमारे ज़रूर जाते थे वो। हमारे दफ्तर में ही आखिर में उनका चेंबर बन गया था। मुझे दफ्तर जाने का उनको शौक था कि सुबह मैं तैयार होऊँगा, ब्रीफकेस पकड़ूँगा, 4 दफ़ा अम्मा से पूछूँगा कि भाई मेरा चश्मा कहाँ है, मेरे मेरे जनाब अली, मेरा वो क्या कहते हैं, ब्रीफकेस कहाँ है, अखबार रख दिया उसमें कि नहीं रख दिया। तो हमारी अम्मा भी चाहती थी कि वो कुछ अरसे घर से बाहर रहें। और ये सारी वीडियो हाँ, जाती है। और वो उनका भी शौक था। हाँ। तो वो चले जाते थे, हमारे दफ्तर में बैठते थे, वहाँ अखबार-वखबार पढ़ते थे, खाना-वाना भी हमारे साथ खाते थे, टीवी भी देखते थे। मगर ये कि वो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ कम होनी शुरू हुई उनकी, और उस पे मैं ये ज़िंदगी का एक ज़िंदा, सफ़र है। हाँ। मगर एक बार मैं उनसे उस बात पे बड़ा वो होता था कि यार अब्बा, आपने इतनी मेहनत की आईसीएमए के लिए ख़ास तौर पे, तो आप किसी मस्जिद मदरसे का को टाइम दे देते। तो आप, ये आगबत समझ जाती, आपने इन लोगों के लिए काम किया, ये क्या हुआ? मगर मैं गलत था कि जब अब्बा के आखिरी जो वक़्त था और उसके बाद जो सफ़र आखिरत था, वो मेरे अपने लिए, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने जानबूझ के मुझ पे वो चीज़ें मुनकशिफ की, वो चीज़ें मुनकशिफ की कि मुझे लगता है कि मैं 100% गलत था। मैं जब अब्बा के उसमें गया, रेफरेंस में आई, सदरी साहब ने कहा खुद ही से कि जी, सदका ये नहीं होता सिर्फ कि मदरसा बना दे, लोगों को हलाल रिस्क के लिए अगर आप, बहुत बहुत उम्दा बात की है। तो उन्होंने कहा कि ये पौधा लगाया मुफ्ती साहब ने, तो वहाँ एक साहब पर जिस तरह लोगों ने मोहब्बत, उनका जनाजा अपनी जगह एक इतनी बड़ी मिसाल है, इतनी बड़ी मिसाल है कि इतनी शदीद गर्मी, इतनी जी, शदीद जी। गर्मी और वीक डे, जी। और उसमें हमारे जो मस्जिद है उसमें जो लोग 20-20 साल से वहाँ रहते हैं, वो कह रहे थे कि यार हमने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। मतलब मौज़िन मस्जिद का ये मुझे 3-4 दिन बाद कहने लगा कि यहाँ कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कौन साहब थे, मुझे इनके खानदान के लोग बताओ, ये कौन थे। तो और फिर मैंने बकिया और भी कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझ पे ऐसी मुनकशिफ की कि मतलब मैं कुछ बताऊँ कि वो अल्लाह ताला बदनसीबी की। थी मेरी के इत्तेफ़ाक से तुमने शायद इसका ऐड भी दिया था अखबार में, जी, और वो मेरी ऐड नज़र नहीं गुज़रा था और मुझे उनके तदफ़ीन के बाद इत्तला मिली थी ये। और एक आध साथी जो कि जिनको मिल गई थी इत्तला, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहा, मेरा फ़ोन बंद था। तो वो मुझे बता चुके हैं कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से लोग आए थे उसके अंदर, ये जिसको मैंने बहुत ही मिस किया। और मैं रिग्रेट करता हूँ, मुफ्ती साहब ने मुझे बताया था कि भई अपने रवैये से कि व्हाट इज़ मेंट बाय फैमिली, कि फैमिली क्या होती है? क्योंकि बहुत सारी कॉर्पोरेट एंट्री में देखता हूँ, उनका स्लोगन होता है कि वी आर ए फैमिली, वी आर ए फैमिली। लेकिन मुफ्ती साहब ने मुझे बताया था कि कॉर्पोरेट एंटिटी जो है ना, वो फैमिली कब होती है। मैंने बताया ना कि मेरे तो वालिद से ताल्लुकात हो गए थे, मेरे घर वालों से ताल्लुकात हो गए थे, मेरे तमाम भाई-बहनों को बाय नेम वो जानते थे, ठीक है? बल्कि अगर किसी बहन का रिश्ता नहीं है तो उसकी उनको फ़िक्र रहती थी, कि इसका कहीं रिश्ता करवाया जाए, इतना उनका आना-जाना था। जो अरसा जो तुम कह रहे हो, उस अरसे में मैं भी इत्तेफ़ाक से उनसे मुलाकात नहीं कर पाई। तो फिर मैंने जब लोग वहाँ चले गए थे तो मुश्किल था। फिर मैंने अपने दोस्त इनाम को पकड़ा, मैंने कहा यार मुझे चलना है लाज़मी, और उससे शायद उससे नंबर लिया, लोकेशन दिया, हम लोग पहुँचे। वो दिन मेरे लिए बड़ा तकलीफ़देह था, जब मैं और इनाम दोनों मुझसे फँस गए। अच्छा, इनाम को तो इसलिए पहचान गए थे कि इनाम ने फ़ोन किया, सब कुछ किया था, और वो अपना हाफ़ज़ा खो बैठे थे और मैं उनके सामने बैठा था। मेरे ऊपर उनके इतने एहसानात थे कि मुझे बेटों की तरह मानते थे। जब मैंने थोड़ी देर में से इनाम से पूछा, "ये कौन साहब हैं?" देन आई वाज़ शॉक्ड। और जब उन्हें नाम बताया तो उन्होंने फ़ौरन उसको लिए गले से लगा लिया, कहाँ थे, कैसे थे, क्या था ये। तो ये मैं अपना एक जो रिग्रेट इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि हम किसी की तारीफ़ करें मरने के बाद, क्यों ना हम उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ ताल्लुकात को बहाल रखें, क्यों ना ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें उससे मिलने मिलाने के लिए, ताकि बाद में वो रिग्रेट ना हो जो मुझे आज रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतना अरसा लगा दिया उनसे मिलने में, और वो अपना हाफ़ज़ा भूल चुके थे और मुझे देख के पूछते ये कौन सा है, जबकि उन्होंने मुझसे बेटों की तरह प्यार किया था।
ऐसा करते हैं, थोड़ा सा भी मैं भी जज्बाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, अब अगली किस्म फिर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, 5वीं किस्त और जिक्र चल रहा है मुफ्ती साहब का, और मैंने पिछली किस्त में बात की थी अपने तमाम दोस्तों से। मैं भी अपने को रिग्रेट फील करता हूँ कि हम लोग जो ज़िंदगी में इतना उलझ के रह जाते हैं और बाद में बैठ के गम मनाते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि ज़िंदगी में एक दूसरे से मिलते रहा करें। तो मुफ्ती साहब का जिक्र भी जारी है। मुफ्ती साहब बड़े दोस्तों के बड़े दोस्त थे ये, और मुझे याद है उस ज़माने में मसूद नकवी साहब, आदम पटेल साहब, और पता नहीं कौन कौन से इनके दोस्त हुआ करते थे, ये यूसुफ आदिल साहब। और इनकी वजह से मैंने उनके बहुत से दोस्तों को करीब से देखा, और उनसे मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं इन लोगों से। कुछ आपको याद आते हैं ऐसे दोस्त उनके? जी, अब्बू के बहुत करीब, एक तो वो दोस्ती ही दोस्ती थी उनके, मतलब वो रिश्तेदारों से ज्यादा जो है वो दोस्तों में शायद उनके तो थे भी नहीं, थे भी नहीं, और वो ज्यादा एक ज्यादा बेटा था वो भी नालायक। हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं। अच्छा, उनको ये भी उनको वो था कि मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, मैं जरा सा उनके जाविये से वैसे भी हट गया था। मतलब वो चाहते थे बहुत ज्यादा दोस्तों में इन्वॉल्व होना, और हमारे बहुत कम दोस्त थे। हाँ वो लोगों को बड़ा खाना खिलाने पे बहुत बिलीव करते थे, दावतें 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 बहुत ज्यादा लोगों की। और मैं जो हूँ वो बहुत ज्यादा दोस्तों, एक सेलेक्टेड ग्रुप के अलावा मैं ज्यादा वो नहीं हाँ करता। मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी कभी खानों वानों पे नहीं लेके जाता, ना उनके हाँ यहाँ कोई तकरीबात में ज्यादा जाता हूँ। तो जरा सी उनकी और मेरी वो नजरिए में जरा फर्क था, या तबीयत में कह लें। तो बिल्कुल जाफरी साहब बहुत गहरे दोस्त थे उनके। और मैं आपको बताऊं कि जो आपने अभी बात की, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो मोबाइल है ना, ये एक फसाद की जड़ है, कोई शक नहीं है, जिसने ये दलदल है। इस इंसानी रिश्तों, इंसानी ताल्लुकात को बहुत पीछे धकेल दिया है। सही। जब मैं आपको एग्जांपल दूं, जाफरी साहब अब्बू के बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इतने गहरे दोस्त थे, और इतनी इनकी आपस में वो मिलती थी कि मुझे याद पड़ता है मैं किसी खातून से मिला था, पता नहीं आज से कोई 30 साल पहले, और उनसे मैंने जिक्र किया कि यार मेरे अब्बा कोई इस तरह के हैं, ऐसे जिक्र हुआ। तो उन्होंने कहा कि यार जैसा आप बता रहे, मेरे जानने वालों में सिर्फ एक जेड जाफरी है जो कि इस तरह के हैं। अच्छा। हाँ। सही। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो ये मैंने हमारे अब्बा के बहुत गहरे दोस्त हैं। जाफरी साहब भी उन लोगों में से थे। जैसे हमारी गाड़ी चोरी हुई, अगले दिन जाफरी साहब ने अपनी गाड़ी हमारे घर पे खड़ी कर दी कि ये मुफ्ती कैसर भाई कहते थे, अब वो कैसर भाई चलाएंगे। मैंने जो जिंदगी की पहली गाड़ी अपने खरीदी थी, वो कैसर मुफ्ती साहब की सेकंड गाड़ी थी, एफएक्स उनकी। वो एफएक्स का भी ये लतीफा ये है कि मैं गुलिस्तान स्कूल में पढ़ता था, अब्बा के पास वो थी मॉरिस, एक गाड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, मिनी मॉरिस। अच्छा, मिनी मॉरिस की पोजीशन ये थी कि उसमें वाइपर नहीं थे, यानी हाँ। वाइपर थे का मतलब ये था कि रोजाना कोई वाइपर निकाल के ले जाता था। जी 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 जी। और दूसरी उसमें खराबी ये थी कि उसकी पेट्रोल की टंकी, चूंकि वो लॉक नहीं होती थी, तो पेट्रोल की टंकी का ढकना को ले जाता था। तो उसमें अब्बू जो है वो पेट्रोल की टंकी में तो कॉटन का बट ठूस दिया करते थे। हाँ। और वाइपर का तो कोई उनके पास नेवल बदल ही नहीं था। तो करते ये थे कि जब हम स्कूल जा रहे हैं, बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुके, उन्होंने फिर जनाब अली अखबार लेके वो शीशा साफ किया, फिर बैठे, फिर चलना शुरू हुए। तो लोग उस जमाने में, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे स्कूल में। तो स्कूल में उस जमाने में एक ड्रामा आता था बलीला के नाम से, टीवी का। तो लोग रुक के, मुझे याद है अभी भी, कि नौतनबाद जाते हुए अब्बू से किसी लड़कों ने मजाक किया था मोटरसाइकिल पे कि अंकल इस गाड़ी का नाम क्या है? अब्बू ने कहा बेटे मॉरिस। तो वो खूब हंसे, मुझे अभी तक याद है कि, और वो चल दिया आगे। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि बेसिकली बलीला है। तो मैं अब्बू से कहता था कि अब्बू गाड़ी बदलने। और हमारे अब्बा कहते कि भाई हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना कोई जरूरत भी नहीं थी। तो वो पहली गाड़ी जो एफएक्स अब्बू ने ली थी, वो मेरी बड़ी फरमाइश पे की थी कि किसी तरह गाड़ी बदल जाए, कि वो मॉरिस गाड़ी चेंज हो गई थी। तो गाड़ी के वो छोटी गाड़ी रखना चाहते थे, यानी उनकी जो गाड़ी जो कि अभी भी है हमारे पास, वो 660 सीसी ऑल्टो, उनका बस चलता, वो इससे भी छोटी ले लेते। यानी कि जब अल्लाह ताला ने मुझे वसअत दी, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने बड़ी गाड़ियां ली। तो मुझे याद है कि पिछली 2 गाड़ियां जब लेने के लिए मैं गया, तो मैं उनको बहाने से शोरूम ले गया। अब हमारे अब्बा नई गाड़ी लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, शोरूम से लेंगे, ये उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। ना उनका मिजाज भी नहीं था, और उनके पास अब इतनी वसअत भी नहीं थी।
तो मैं उनको ले गया, मैंने कहा अब्बा बताएं कौन सी गाड़ी लेनी है। एक दिन उनकी एनिवर्सरी थी, तो मैं उनको पहले से मैंने गाड़ी वाले के शोरूम में जाके बता रखा था, एक बुके मैंने उनके पास रखवा रखा था कि जब हमारे अब्बा आएंगे आपको गाड़ी का चेक देंगे तो आपने फिर ये बुके भी उनको देना है, उनको मुबारकबाद देनी है। तो अब्बू को मैं ऐसे ही मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं कहीं जा रहे हैं, कहीं आपकी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हो। एकदम से मैं जाके शोरूम पे खड़ी कर दी गाड़ी और फिर मैं अंदर लेके मैंने अब्बू गाड़ी ले रहे हैं और ये ले रहे हैं। तो अब्बू को मैंने चेक दिया, पे ऑर्डर दिया अब्बू को, मैंने कहा ये साहब बैठे आप पे ऑर्डर दे दीजिए। तो अब्बू ने पे ऑर्डर देखा, बहुत देर तक देखते रहे और वो फिर उन्होंने उसको दिया और फिर वो, तो ये एक जिसको कहते हैं कि वो, मगर वो कहते ये थे कि मैं बड़ी गाड़ियों के खिलाफ हूँ और यही कहते थे हमेशा, वो कहते थे। और दूसरी बात वो कहते थे कि यार मैं ज्यादा तनख्वाहों के खिलाफ हूँ, ये तनख्वाहें ज्यादा जो है ना ये करप्शन को फरोग देती हैं। सही सही। क्योंकि आपके पास तनख्वाह बड़ी है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो माशरे में फसाद बर्पा करती है। तो मोटी मोटी तनख्वाहें नहीं होनी चाहिए और बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। छोटी गाड़ी रखो, छोटी गाड़ी। तो मैंने कहा इससे छोटी गाड़ी में आपके लिए क्या लाऊं? तो वो एसी चलाते नहीं थे, तो बल्कि मेरे ड्राइवर जो बेचारा जो है ना, वो रमजान में खास तौर पे वो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी दोपहर को, क्योंकि ये 25 जगह रुकते हुए आते थे। फल इनको खरीदने हैं सदर में किसी जगह पर, उसका कहते हैं सरसों का तेल खरीदना है तो सोल्जर बाजार से लेना है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं बड़े मजे की, वो मोरिस मुझे भी अब तक याद है, और मेरे जो पाक के पुराने साथी होंगे उनको भी वो मोरिस याद होगी। और अगर मैं गलती पर नहीं तो फिर वो मोरिस जब उन्होंने बेची थी तो यहाँ से वो पिंडी को लेके गया था टैक्सी बनाने के लिए। ये मुझे याद नहीं है, मगर हाँ, जिस दिन वो गई थी हाँ, वो मैं बड़ा खुश था कि कहता हूँ ये गई। वो पिंडी गई थी वहां से किसी ने टैक्सी बनाने के लिए। जब मुफ्ती साहब खुसन वीकेंड के शाम को निकलते थे तो उन चंद खुशनसीबों में थे जिनके पास गाड़ी थी। हम लोग तो किसी के पास 70 थी, किसी के पास 100 थी, किसी के पास गाड़ी थी। तो निकलते वक्त जो थे हमारे जितने दोस्त अहबाब थे जिनके पास गाड़ी नहीं थी, तो मुफ्ती साहब पास चूंकि गाड़ी थी तो वो छुप जाया करते थे कि मुफ्ती साहब उनको लिफ्ट न दे दें कि मुफ्ती साहब उनको मिनी मोरिस में लिफ्ट न दे दें। वजह उनकी वही थी कि उनका जब रूट था लंबा, तो उसके बाद वहां गया, अच्छा मैं इसका गोश्त बड़ा अच्छा होता है, इससे मैं ये ले लूँ, उससे मैं वो ले लूँ। और गाड़ी भी इनकी ऐसी है कभी हो जाए तो फिर धक्का रहना पड़ जाए। तो बड़ी मशहूर गाड़ी थी, हम लोग को बड़ी याद है गाड़ी वो। नहीं, लिफ्ट देने का भी बड़ा वाकया है। वो ये है कि वो हर आदमी को छोड़ते थे, बल्कि ड्राइवर ही कहता है कि वो कहते थे कि फुटपाथ के साथ साथ गाड़ी चलाया करो, जो मिल गया बैठ जाओ, जो मिल गया बैठ जाओ। हमारी वालदा तो इस बात पर नाराज होती है कि ऐसा भी हुआ है कि भाई तुम उतर जाओ और ये लोग बैठ जाए। अल्लाह लोग थे, अल्लाह लोग तो थे। वो ये बड़ा शौक था उनको हाँ। कि वो किसी तरह से भी जो है ना वो किसी को कोई लिफ्ट विफ्ट दे दे। तो ये, और खास तौर पर ये बड़ा मसला होता था कि वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आते थे, एसी चल नहीं रहा होता था। एसी अव्वल तो था ही नहीं, हाँ। होता था तो चलाते नहीं थे। अब गर्मी शदीद में कहीं भी जाते थे तो 6-8 घंटे में घर आते थे, इतनी जगह से होते जी हुए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिनके पास बाइक नहीं थी वो मुफ्ती साहब से छुप जाते थे कि लिफ्ट न दे दें। नहीं वो इसके बाद चलते हैं, उसके बाद चलते हैं। वो आदमी जो बैठा हुआ साथ में, हाँ। वो बेचारा आजिज़ था। हाँ। तो तो मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा था कि मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी वही एफएक्स थी जिसके आने पे तुम खुश हुए थे, जी जी, और उसके आने पे मेरा घर पूरा खुश हुआ था। हाँ यकीनन यकीनन, जी हाँ जी हाँ। तो मतलब ये था कि वो अब ये बातें तस्लीम भाई, मैंने फिर कहा ना कि ये मेरा अपना ख्याल ये है, जो लोग भी अपने बच्चों के बारे में परेशान होते हैं, मैं समझता हूँ वो परेशानी कोई बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपकी बात वो नहीं समझेगा कभी भी, उसको वक्त सिखा देगा। जैसे हमारी समझ में अब वक्त में आ गया कि ये सारी नहीं, बातें। उस पर एक जुमला मैं सुन रहा हूँ बड़ा दिलचस्प है कि लिखा कि अगर आप अपने बच्चों को नसीहत करो और वो एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दें तो परेशान मत हो, नसीहत जाए नहीं जाएगी। हाँ। जब बड़े होंगे तो वो अपने छोटों की नसीहत क्या करेंगे जो सुनेंगे आपसे। नहीं, वो ये सारी बातें जो थी ना, ये जो थी, ये जैसे कहते हैं, ये असल में पार्ट ऑफ ट्रेनिंग थी, ये किरदार साजी थी। किरदार साजी और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि नेकनामी अल्लाह ताला ने बहुत दी, मुझे भी उनके तवस्सुत से बहुत नेकनामी मिली। और एक जायज़ नाजायज़ की एक एक कोशिश जरूर पूरी करते हैं, कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं होते, मगर ये कि बहरहाल एक वो होता है, एक कोई चीज़ आएगा नहीं गई। मैं समझता हूँ उनकी कोई भी ये 100% शायद ना हम उस पर अमल दरामद हो, मगर ये कि वो जो उनकी सादगी थी ना घर के अंदर, दफ्तर में वो शादी हुआ करती थी। और जाहिर है हमारी एक ये थी ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ कुवैत की मिली कंपनी है।
तो मुफ्ती साहब के आने के बाद ये हुआ कि जब कोई बोर्ड मीटिंग वगैरह काम हो तो फिर वो रात को इतनी देर तक बैठते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि वो खाना जो होगा फिर ऑफिस तरफ से होगा। मुझे आज तक याद है कि हमारी पीआईडीसी के करीब जो हमारा था दफ्तर, तो चपरासी के पास एक साइकिल थी और उसको एक बहुत बड़ा सा उन्होंने एक एल्यूमिनियम का कई खानों का ला के दिया था नाश्तेदान। वो बेचारा साइकिल में जाता था और बंस रोड से मुख्तलिफ बच्चे खाने लेके आता, फिर हम लोग बैठ के खाया करते। वो इतनी मतलब साथ लगे थे, वो इसे बिलीव ही नहीं रखते थे इन सब चीज़ों पे। वो कॉर्पोरेट लंचेस पे इसमें से यकीन नहीं रखते किसी अंदाज से। और उन्होंने जो बताया है, हमें अपने रवैये से बताया है, वो ये कि यार ये सब चीज़ें बेकार है, ये वक्ती है सारी, इसका कोई तस्नीम भाई, ये इसकी भी एक बड़ी दास्तान है। आईसीएमए जो मैंने वहां बताया कि वो तो आईसीएमए की जेब को अपनी जेब समझते थे। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। तो वो जब भी आईसीएमए में मीटिंग होती थी कभी भी, तो खाना हमारे घर से जाता था, फोन आ जाता था अम्मा के पास, कुक कोई था नहीं, 15 लोगों का खाना बना देना, 10 लोगों का बना देना। माश की दाल उनको बहुत पसंद थी। ये चीजें लोगों की सीखने की हैं कि हमें इदारों से लेना नहीं, हमें इदारों को देना है। अच्छा, माश की दाल भी भेज देना, जी जी, चटनी भेज देना, फला भेज देना, नमक भेज देना। अब वो हमारी वालदा पकाती रहती थी कि वो कहते थे, अच्छा उस जमाने में चाइनीज नहीं आने आए थे, वो कहते थे देखो भाई अगर घर से खाना नहीं गया ना, ये कहेंगे लोग चाइनीज मंगा लो। तो भाई आईसीएमए के पैसे जो है ना, बच्चों के पैसे हैं ये। और अशरफ भवानी साहब ने उस दिन वहां कहा आईसीएमए के रेफरेंस में कि मुफ्ती साहब से लड़ना बहुत मुश्किल था, वो लड़ जाते थे। वो कहते थे बच्चों की फीसें नहीं बढ़ाने दूंगा मैं, कि तुम्हारे जो खर्चे बढ़ गए हैं इसलिए इसका असर फीसों पे आए, नहीं फीस नहीं बढ़, कहने मुफ्ती साहब फीस नहीं बढ़। और मुझे याद पड़ता है जब मैं आईकैप के अंदर रीजनल कमेटी में गया तो वहां भी मैंने इस बात पे बहुत जोर मचाया कि ये जो 3-3, 4-4 हजार रुपए के आप सेमिनार की फीसें लेते हैं, ये क्यों लेते हैं आप? वी आर नॉट हेयर टू मेक मनी, तो पैसे कम करने का। तो वो खाना जाया करता था, खाना इतना जाता था, इतनी दफा जाता था कि जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे अब्बा से इस बात पे मेरा फिर इख्तलाफ हुआ कि हमारी अम्मा कोई आईसीएमए की मुलाजमा है कि आप जब कहते हैं खाना। अच्छा, एक तो ये होता था, यानी कि इस हद तक था कि जब ये अब्बू का रेफरेंस हुआ तो वहां आईसीएमए कुछ लोग बैठे थे जो कि उस जमाने बहुत जूनियर थे, राइडर। तो मैंने कहा ये लोग बैठे हुए, जरा इनसे पूछिए कि खाना हमारे यहाँ आता था, बल्कि इस हद तक आता था कि जब वो एक जमाने में आपको याद होगा एमक्यूएम की जुमे हफ्ते की हड़ताल हुआ करती थी, हाँ, 2 दिन की। उस जमाने में वो राइडर हमारी वालदा को फोन करते थे कि आंटी आईसीएमए खुला है, हम 4 लोग आए हुए हैं, पूरा शहर बंद है, या 4 लोग खाना भिजवा दीजिए। तो वो हमें किसी इदारे ऐसे बनते हैं। तो वहां किसी आदमी ने कहा भी कि भाई आपके अब्बा से ज्यादा तो हमें आपकी अम्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो, तो इस तरह से खाना हमारे वो उसका जाया करता था। अच्छा, खाने में पसंद क्या था? दाल। हमारे एक दोस्त गए इनके दफ्तर, अच्छा हमारे 24 घंटे यानी हमारी वालदा कहती है 365 दिन तो दाल खाते थे। गोश्त उनको पसंद नहीं था, मछली कभी खा ली तो खा ली, वरना दाल। आदमी तक दावत भी को करता था कि भाई दाल सब्जी, इनके लिए तो भाई दाल सब्जी बनानी पड़ेगी। हमारे एक दोस्त इनके दफ्तर में गए, इन्होंने कहा बेटे बैठो खाना खा के जाना, वो बैठ गए। मैंने इनको मना किया कि देखो पछताओगे तुम मत। नहीं अंकल ने रोका थोड़ी देर, वो कॉर्पोरेट लंच के चक्कर में। नहीं मैं बता जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है ना, वो तो यानी कि जिमखाना भी किसी को लेके जाते थे तो वो दाल खिलाते थे। तो वो किसी ने कहा भी मुझे कि यार इतना बड़ा ये मेन्यू होता है और ये कहते हैं दाल मंगा लो, वो क्या कहते हैं सब्जी मंगा लो, एक आध कोई कबाब मंगा। इनकी तो कोई वही नहीं। अब मैंने बड़े मजे का किस्सा सुनाऊं, मैंने भी तुम्हारे घर की बहुत दालें खाई हैं। जाहिर है जितना वो माशाल्लाह था सारा के। एक बार मुफ्ती साहब ने गोश्त भी खिलाया। अच्छा, हाँ, और हुआ ये था कि एक हमारे लाहौर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद तुम जानते भी होंगे, तारिक महमूद साहब उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बड़े पाककोट टेक्सटाइल, बहुत शरीफ और बहुत नफीस आदमी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत कई साल से मेरा रास्ता नहीं था, तो मुफ्ती साहब से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, ताल्लुकात थे, और यकीनन जब जाते होंगे तो वहाँ पे उनकी तवाज़ो भी करते होंगे। तो जब वो इत्तेफाक कराची आए तो मुफ्ती साहब ने उनको ऑफर की कि भाई आज आपको मैं लंच कराऊंगा, और मैं वहीं बैठा था। तो एक आध लोग उन्होंने लिया, भाई तारिक साहब को ले आते हैं लंच कराने के लिए, अब भी खुश हो गए, चलो आज तो कॉर्पोरेट लंच के मजे हम भी कर लेंगे। ले गए वो बंस रोड के ऊपर निहारी कराने के लिए, कहने पूरा शहर बेकार है, ये जगह जो है ना निहारी के लिए सबसे बेहतरीन है। तो वो निहारी वाला था, उसके साथ में एक और छोटा सा कमरा बना हुआ था, और कुर्सी मेज रखी हुई थी, थोड़ी सी कदर साफ सुथरी जगह थी। तो मैं बता ही रहा था कि जब हम लोग सब बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे, अभी नहारी नहीं आई थी, तो जो दरमियान में मेज थी वो अचानक 3-4 इंच उठ गई। तो हमने घबरा के
अपनी कुर्सियां पीछे कर लेंगे, क्या हुआ है, कौन सा चल रहा है कि कुर्सी नीली मिल रही है। मेज थोड़ी सी आगे गई और उसके नीचे से एक बकरा निकल के भागा। तो मालूम हुआ कि वो चूंकि जगह खाली पड़ी थी तो बकरा आगे नीचे चुप के बैठा था। तो मुझे वो तारिक मूसा का जुमला याद दिया था कि मुफ्ती साहब, मैंने जिंदगी में बहुत कॉर्पोरेट लंच खाए, बकरे के साथ कभी नहीं। तो वो उनकी अपनी सादगी थी और वो और जिस पे ये यानी कि आईसीएमए के पैसे बचाने के लिए इस हद तक था। अच्छा, मुझे यकीन है कि वो पैसे उन्होंने दफ्तर से नहीं लिए होंगे, नहीं ये नहीं मुझे यकीन है। नहीं, वो मुख्तलिफ आदमी थे। और उसके बाद ये हुआ कि एक, बल्कि ये भी होता था कि चूंकि पहले जमाने में ये जूम शूम तो था नहीं, तो फिजिकल ट्रैवल करना होता था। पता लगता था कि लाहौर इस्लामाबाद से आईसीएमए के मेंबर आए हुए हैं कुछ, और सुबह की फ्लाइट है इनकी या कल दोपहर की फ्लाइट है। तो बजाय इस बात के कि वो क्योंकि होटल में ठहरेंगे और होटल में आईसीएमए में कैसे जाएंगे, तो हमारे ड्राइंग रूम में ही वो हट जाया करते थे या सोफे, अल्लाह, और वो जरा वो सब सोते थे वहीं। भाई आप लोग सुन रहे हैं, इदारे ऐसे बनते हैं। कि वो हाँ। कहते हैं कि यार ये पैसे भरना चाहिए थे, होटल में ठहरेंगे। अच्छा, पीसीसी तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर वो छोटे मोटे रेस्ट हाउस के पैसे भी नहीं देते थे। कहते थे यार ये हमारे घर पे ठहरेंगे, हमारे मेहमान है। तो सब लोग जना वहीं सोते थे, वहीं नाश्ता खाना हो रहा, और वो पता नहीं सुबह जना वो अपना तैयार हो, जो भी अपनी घर का माहौल, घर का माहौल। तो वो मगर वही बात है नसीम भाई, फिर मैं कहूंगा ये बात हमारी समझ में उस वक्त नहीं आती थी। हाँ, ये बात वो इस दौर के आदमी नहीं थे। नहीं, हाँ। उस दौर के आदमी नहीं थे, हमारी भी उम्र वो नहीं थी। अब समझ में आता है जो उस वक्त उनके ताल्लुकात थे। सिर्फ एक चीज में बताऊं, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी आईसीएमए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक आईसीएमए बना देना, और उसके अलावा भी तो मालूम है कि वो एक और के वो फाउंडर थे जो पिफा के एटी कहते थे उसको उस जमाने में। जी, अब फिर नाम शायद बदल गया, पिफा, अब पिफा नाम हो गया, हाँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट जी, उसके वो फाउंडर में से थे। मैं समझता हूँ कि जो आईसीएमए का इदारा उन्होंने खड़ा किया है, और जिस तरीके से खड़ा किया वो आज हमने सुन लिया कैसे खड़ा किया उन्होंने, शायद वही उनकी बख्शिश के लिए काफी था। मैं आपको बताता हूँ, मुझे जिस दिन, मैं आपको वही तो अर्ज करूँ, जिस दिन उन साहब ने कहा कि यार सदका सिर्फ यही नहीं है कि मदरसा बना दे, आप लोगों के रिस्क हलाल के लिए, यानी उस रेफरेंस में एक साहब जो कि बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं, उन्होंने ये अपने ख्यालात का इजहार ये किया कि मैं बहुत जूनियर था उस वक्त जब ये आईसीएमए की बिल्डिंग बन रही थी, तो मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा, मुझसे भी चंदा मांगा कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब, मेरी इस्तात नहीं है अभी कुछ देने की। तो मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि आप एक बोरी सीमेंट दे सकते हैं? उन्होंने कहा जी एक बोरी दे सकता हूँ। क्या लगा, आप एक बोरी दे दीजिए। उन साहब ने कहा कि इस तरह से एक एक बोरी, एक एक टन, एक किलो सीमेंट, और इन्होंने लोगों की तरले मिनते कर करके उन्होंने जनाब अली वो खड़ा किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत बड़ा काम कर गया जी। चलें, इसको अभी यहीं रखते हैं। मैं ख्याल अगली किस्त हमारी इंशाल्लाह आखिरी किस्त होगी, और उसमें फिर देखते हैं। जी, इस्लाम अदनान, कैसे हम खैरियत से? यार आई एम सॉरी, गुफ्तगू ऐसी मजेदार हो रही है कि इसको खत्म करने दिल नहीं चाहता, कहीं ना कहीं तो उसे रोकना पड़ेगा। तो आज शायद ये हमारी आखिरी किस्त होगी, और मुफ्ती साहब की बातें हो रही हैं, और जो आज काफ़ी लोगों को जो कि इदारों से वाबस्ता होंगे उनको मालूम ही होगा कि जो लोगों के कैरियर बने हैं। देखें, आईसीएमए वो इदारा था जिसने एक लोगों को एक मौका दिया क्लास जंप करने का। अब तो इतना है भी नहीं मौका, और जितनी वो फैमिली वैल्यूज थी, एक तरफ से रोकना और दूसरी तरफ खर्चा करना अंधाधुंध इदारों के ऊपर, जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्रेटरी को उन्होंने और पीर मोहम्मद कालिया साहब ने खड़ा किया है, मैं जानता हूँ उसको। ये तो ये सब चीज़ें वो हैं जिनको याद करते रहने की जरूरत है। और आपने जो पिछली किस्म बातें की हैं कि किस तरीके से आईसीएमए के मेहमानों को घर में ला के ठहराना, कि ऐसा ना हो कि होटल के बिल पे, बड़ा दुख होता है जब मैं आजकल देखता हूँ कि बाकायदा ऐसी सियासी जमातें और ऐसे, मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी बड़ी चैरिटीज़, वो अपनी नेटवर्किंग के लिए माशाल्लाह लाखों रुपए की आम पार्टी करती हैं। जो चंदे के पैसे होते हैं, जी, चंदे के पैसे होते हैं, जो चैरिटी के पैसे होते हैं, और बहुत आम हो गया है कि बड़ी बड़ी मजहबी सियासी जमातें, इनके जो प्रोग्राम के अंदर लाखों रुपए के खाने के बिल बनते हैं, जो वो जमातें और वो चैरिटी बर्दाश्त करती हैं। तो ये वो वैल्यूज थी जिसे हम छोड़कर आ गए हैं, जिसका आज मैं और आप जिक्र कर रहे हैं, और जो एक कहतुर रिजाल है, इसको याद करने की बड़ी जरूरत है। मुफ्ती साहब के हवाले से कोई आपको याद है एक लड़का था कुद्दूस बिमोला? जी, मैं कुछ अरसे तक उनसे इन टच था, उनकी बेगम से इन टच हूँ मैं अभी भी। अच्छा, वो अमेरिका में होती हैं, मैं गया भी था तो मेरी बात हुई थी। कुद्दूस इत्तफाक से जो है वो नाइजीरिया चले गए, और उनकी अपनी फैमिली से कोई बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या हुआ है ये पता नहीं। ये अपनी बच्चों के साथ यहाँ रहती है अमेरिका में, फ्लोरिडा में, और वो नाइजीरिया में रहते हैं।
जिनके अब्बा ने शादी कराई थी, आपको पता मुझे होगा। मालूम है, मैं इसी बार था, मुझे याद है कि उनकी शादी थी पाकिस्तान में हुई थी और उन्होंने जी। करवाई थी, और काफी जो हर एक की बहुत केयरिंग किया करते थे। जी हाँ। जी, लोगों की उसमें बहुत रहते। मैं आपको यकीन करें, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता, मेरे अब्बा मेरे दफ्तर में आके बैठते थे, तो हमारे दफ्तर में खातून हैं, डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट साइड पर, उन्होंने एक दिन मुझे अब्बा कहा, फोन किया कि हम देखना चाहते हैं मुफ्ती साहब को। अब्बा के आखिरी दिन थे, आखिरी कुछ दिन थे, हम देखना चाहते हैं, दफ्तर से कुछ लोग आना चाहते हैं। मैंने कहा जी आइए। हम ड्राइंग रूम में बैठे, उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब को देखना है मुझे। मैंने कहा जी वो तो बेहोश पड़े हैं। उन्होंने कहा मुझे देखना है। हम चले गए अब्बू के कमरे में, अंधेरा था। मैंने देखा वो अब्बू के सर पे हाथ फेर रही हैं, बड़ा मायने खेज अंदाज में, माथे पे, इस पे, उस पे। और जब अब्बा का इंतकाल हो गया, इंतकाल में भी आई, बाद में मेरे पास आई, उन्होंने कहा आपको पता है, उनकी बाहर जिंदगी के भी कुछ चैलेंजेस हैं। उन्होंने कहा आपको पता है कि मुफ्ती साहब को सारे चैलेंजेस का पता था, और मुफ्ती साहब मुझे इतना मोटिवेटेड रखते थे, इतना मुझे पुश करते थे कि तुम दफ्तर आओ, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अब यकीन करो, उन्होंने कहा कुछ अरसे में दफ्तर नहीं आ रही थी, मगर मैंने सिर्फ मुफ्ती साहब की आसाना शुरू, हमारे दफ्तर के बहुत सारे लोगों ने सिर्फ LLB अब्बू की वजह से किया। वो इतना पुश करते थे। तो मैंने कहा वो आपको फोन करते थे, तो मुझे पता ही नहीं था वो अपने चेम्बर से बैठकर मेरे दफ्तर के लोगों से के बारे में इतना ज्यादा कंसर्न होते थे, उनके पर्सनल मामलात की बेहतरी के हवाले से, कि मुझे लगता है कि मुझे अफसोस ये हो रहा था कि यार मुझे कोई इस बात का इदराक नहीं है कि लोगों, मतलब हम तो सिर्फ इतना ही बात करते हैं जितना कि दफ्तर में लोग नजर आते हैं, मगर वो उनकी, ये एक उनकी शख्सियत का एक मोहल्ले में मेरी बेगम बहुत नाराज होते थे कि अब आप जहां मोहल्ले से निकलते हैं, कोई लड़की मिली, बच्ची मिली, औरत मिली, मर्द मिला, सबसे मजाक होता। हम समझते थे ये गलत बात है, मगर जब उनके इंतकाल के बाद वो 18-15 साल की बच्चियां और लोग आना शुरू हुए, अंकल नजर नहीं आ रहे, अंकल नहीं नजर आ रहे, जब उनको पता लगा इंतकाल हो गया, तो उन्होंने बड़ा अफसोस किया कि वो तो हमें कभी खिलौने दे दिया करते थे, कभी वो हमसे मतलब एक मोहब्बत बांटने का उनका तरीका था एक, अब वो हम नहीं समझ सके। तो बस ये था, मगर ये कि बहुत बड़ा खला है। मुझे लगता है कि मैं उनकी एक जिंदगी को, मैं यूं कहूंगा कि वो 84 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। वो 84 साल से पहले मैं उनको शायद इतना नहीं जानता था उस वक्त से, जितना मैं उनको उनकी मौत के बाद जानता हूँ। जितना लोगों ने आके मोहब्बत का इज़हार किया और ऐसी ऐसी बातें बताई तस्लीम भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं फिर वही कहूंगा कि ये मुझे लगता है किसी और आदमी की बात है। यार तुम्हें बुलाने का बुनियादी मकसद यही था, क्योंकि अब जमाना बिल्कुल चेंज हो गया। तुमने बिल्कुल सही कहा, जब से मोबाइल फोन आया है, इस वक्त के स्टेटस ये है कि तकरीबन जो 2024 की, कि हम लोग अपने स्पेयर टाइम का 60% जो है मोबाइल फोन में लगाते हैं, जो स्पेयर टाइम होता है। तस्लीम भाई मैं आपको बताऊं, कदा कलामी, मुझे एक लड़का मिला, उसने कहा कि जी आप क्या करते हैं। पहले ऐसी बात हुई, वो शायद डॉक्टरी या डॉक्टर है, क्या है, साइकेट्रिस्ट। मैंने बताया जी मैं टैक्स एडवाइजर हूँ। कह रहे आपका काम तो बहुत चल रहा होगा। मैंने कहा आइंदा 2 काम चलेंगे इस मुल्क में एक हमारा और एक आपका। तो कहने क्या मतलब? मैंने कहा भाई जो इस माशरे में नफ्सा नफ्सी और इस मोबाइल और इस टेक्नोलॉजी का जो डाउन साइड है ना, आपका काम तो हमसे 10 गुना आगे चलेगा। हर आदमी नफ्सियाती है और हर आदमी अपने खोल में बंद है। तो आप यकीन करें, मैं तो दुआ करता हूं। मैं एक बात बताऊं, तुम भी सदमे से गुजरे और मैं भी सदमे से 2 दफा गुजरा हूँ। पहली बार जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और दूसरी बार जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। यकीन करो कि 3 दिन तक मैंने अपने मोबाइल को ऑफ करके अलमारी बंद कर दिया था, कि आदमी जो फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, क्यों आखिर क्यों आ रहे हैं? हम समझते हैं कि एक फेसबुक के ऊपर रिप लिख के अपनी जिम्मेदारी से पूरा पौधा भरा हो गए, नहीं इन्ना लिल्लाह तक भी नहीं लिखते, मोबाइल ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो ये जो बात यादें हम ताज़ा कर रहे हैं, और मैं अपने भी रिग्रेट को ताज़ा कर रहा हूँ, वो ये कि ये मोहब्बतें जो है ना, इनका कोई जवाब नहीं है। मोहब्बतें मेरे ख्याल में, मैं आपको बताऊं कि अब जैसे उनका एक हमें उस वक्त लगता था उनका शौक है, मशगला, कि हर संडे का अखबार तो रोज पढ़ते थे, मगर संडे का अखबार पढ़ के किसका सोयम चेलू मैं जा रहा हूँ। ये वही केयरिंग वाली बातें हैं सारी की सारी, और चीज़ों को याद रखना।
हम लोग इतना केयरिंग नहीं रहे हैं, हम लोग इतना। असल में वही मैंने कहा ना कि वो एक तो आज की जो गुफ्तगू है ना, शायद जो हमारे छोटे बच्चे किसी काम आ जाएंगे, ये लाइफ का एक रुख ये भी है कि आदमी जो है गैजेट्स के बजाय लोगों के साथ राब्ता रखे। बताऊं, बेइंतहा लोग, हमारे अब्बा के एक बहुत करीबी दोस्त, खुदा चचा, वो गुजर गए। उनके गुजरने को 13 साल हो गए। उनकी बेटी, जो हमारी बड़ी बहन है, उनकी बेटी जो कि अब खुद दादी बन गई माशाल्लाह, उनकी बेटी से अब्बा का वो ताल्लुक और उनके दामाद के साथ वो ताल्लुक है कि अभी भी वो हमारे घर आते हैं। वो जो साहब है वो खुद भी डॉक्टर हैं, और वो कहते हैं कि मेरे सगे चचा से ज्यादा हमारे ससुर के मरने के बाद ये चाहते तो मामला खत्म हो जाता, मगर ये वो कहते हैं कि हर ईद पर चचा पहले मुलाकाती होते थे हमारे, हर ईद पे पहुंचते थे। और वो कहते हैं कि ये मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार ये कैसे हो सकता है कि आदमी अपने मरहूम दोस्त की बेटी और दामाद के साथ इतना ताल्लुक रखे। कि वो कहते हैं मैं इतना नहीं आता था तुम्हारे यहाँ, मगर चचा हमारे यहाँ हमेशा आया करते थे और इस तरह आते थे। और बल्कि मेरी बेटे और बहुओं को भी वो ईदियां 50 रुपए 100 रुपए, मैं कहता भी था मजाक में कि चचा आप ये लिफाफा मेरी तरफ भी करें आप, तो कहते हैं कि नहीं तुम्हारा नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि बता रहे थे मुझे कि मैं जब रिटायर हुआ अस्पताल से, तो मुझे उन्होंने कहा भाई तैयार है ना, मैं फला जगह ले चलूंगा। और किसी के घर घुस गए और वहां लोग सलाम कर रहे हैं आके, और ये कह रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही किसी के सामने कह दिया कि भाई वो बात सुनो, तुम्हारा वो प्लॉट है ना, उसमें कल से इसका क्लिनिक बनेगा और इसका क्लिनिक बनवा दो और फलाओ। मैं कह रहा हूँ चाचा ना मुझे क्लिनिक आता है, ना वो बेचने वाला तैयार है, ना लेने वाला। और मतलब वो जबरदस्ती जो है ना, मेरी फिक्र, मेरी इतनी फिक्र थी उनको कि वो, यानी कि अपने दोस्त के दामाद की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि खुद दादा बन गए, तो इतना ज्यादा। मगर ये तस्लीम भाई, ये एबनॉर्मेलिटी थी, ये हम नहीं कर सकते। बात तो सही, हम नहीं कर सकते, लेकिन मतलब और शायद कोई ऐसा हो जो ऐसा कुछ कर ले, मगर लाइफ का एक अंदाज नहीं। मगर एक ये मैं समझता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ताला की मंशा ये थी कि अल्लाह ताला ये सारी बातें मेरे सामने खोले कि भाई माशाल्लाह 84 साल की उम्र पाई उन्होंने। और उसके बाद उनका सफर आखिरत जो था, जो बहुत सारे मुशाहिदात मुझे हुए, अल्लाह ताला ने जानबूझ के कराए। वो ऐसा था, उनके जनाजे में जो लोग थे, जिस तरह का मजमा और जिस तरह का लोगों की अकीदत, वीकडे में शदीद गर्मी में, कि वो जनाब अली मोहल्ले वाले और वो हैरान के गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं, और ये सारी। और उसके बाद यानी कि मैं बताऊं आपको कि एक ऐसे साहब का मुझे फोन आया जो कि अब्बा का नाम नहीं जानते थे, यानी मिले तो दूर की बात, मुल्तान में रहते हैं, वो नाम भी नहीं जानते थे अब्बू का। उन्होंने मुझसे नाम पूछा और कहा आपके वालिद का नाम क्या है। मैंने कहा जी कैसर मुफ्ती, वो आलिम है। उन्होंने कहा मैं कैसर मुफ्ती साहब को 70,000 दफा जो कलमा तैयबा मैंने पढ़ा है मैं हदिया करता हूँ। अब ये 3-4 लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने, और उसके बाद हज आ गया, और हज पे इतने लोग गए, मुझे मस्जिद नबी से फोन आए, यार मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे फला अभी मिला है, उसने बताया मुफ्ती साहब गुजर गए, मैंने भाई उनके लिए दुआ की। अब यकीन करें तसीम भाई कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ये दिखा रहा है मुझे कि भाई देख लो, लोगों की खैरखाई, लोगों के साथ अकीदत और ईमानदाराना जिंदगी। यानी कि मुझे वो उनके डॉक्टर ने कहा, साद नियाज बहुत मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो उनके डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे आखिर वक्त में कहा कि देखो ये बताओ तुम अपने अब्बा के बारे में, यार तुम ईमान क्या रखते हो। मैंने कहा ईमान ये सबने जाना है। तो उन्होंने कहा यार फिर अब ये बताओ, तुम उनकी आखिरत की फिक्र करो, दवा छोड़ दो, ये बताओ उनके बारे में क्या कहते हो। मैंने कहा जी क्या कह सकते हो उनके बारे में। मैंने कहा जी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अब्बा जो है ना डैम ऑनेस्ट आदमी थे, और ये वो आदमी थे जिनके पास इख्तियार था कि वो बेईमानी कर सके। एक तो रोड पे चलने वाला आदमी जिस बात जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो कहे मैं ईमानदार हूँ, भाई तुम्हारे पास बेईमानी करने का था क्या। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा मैं ये कह सकता हूँ मेरे अब्बा डैम ऑनेस्ट आदमी थे। तो डॉक्टर साहब कहने लगे आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग ये सीना चौड़ा करके बात कर सकते हैं अपने बाप के बारे में, बहुत कम लोग हैं अदनान जो ये कह सकते हैं। मैंने कहा मतलब नहीं मतलब सुना ना, तो ये मेरे वाले भी डैम ऑनेस्ट थे। मैंने कहा ना ये उन डॉक्टर साहब ने कहा मुझे, कितने लोग कर सकते हैं आप इतनी चौड़, आपको अंदाजा है। मतलब वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि आपको पता है आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं ये कह सकता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की, और उसके बाद अपनी इंतकाल के बाद जितने लोग, अब्बू के एक बहुत करीबी दोस्त हैं खलील साहब, इस्लामाबाद में होते हैं, तो उन्होंने उनको ख्वाब में देखा, कुछ और लोगों ने देखा, बड़े खुश थे, बड़े इत्मीनान से थे, बड़ी जिसको कहते हैं कि तक़वियत मिलती है, बहुत हौसला होता है ये सब सुनकर, ये सब देखकर
कि नेकी एक तो रायगा कभी नहीं जाती अल्लाह के यहाँ, वो एक हमारा ईमान तो है मगर एक मुशाहिदा हो गया कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। इस चीज को हम समझते थे कि ये बेकार है, ये गलत हो रहा है, ये वक्त का जिया है, इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो एक्नॉलेजमेंट तो अल्लाह के यहाँ हुई है उनकी, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। बस अल्लाह करे कि कोशिश है मेरी भी कि कोई ऐसे नेक काम, ऐसे कार खैर के काम में लग जाऊं, कुछ उनकी जिसको कहते हैं कि मिशन को आगे बढ़ाएं, वो जो अपनी आखिरत के लिए भी कुछ करें। भाई हमने भी कुछ नहीं किया। बातें तो इतनी हैं कि कभी ख़त्म नहीं होंगी, और मुझे अपने वो दो सहबाब याद आ रहे हैं जिनको साथ मुफ्ती साहब के इतने बड़े एहसानात थे, जिनके ऊपर मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे ये, और वो उन लोगों में से थे जिन्होंने इदारे बनाए, जिन्होंने लोगों को बनाया। असल चीज़ ये है कि आपने एक आदमी की ज़िंदगी बदली तो आपने नस्लों की ज़िंदगी बदली है, और जिन्होंने अपने रवैये के साथ यकीनन बहुत कुछ सिखाया। और ये सारी जो गुफ्तगू रही है पिछली 4 किस्तों में, के ऊपर जो है ना, वो पूरी शख्सियत उनके सामने नहीं आती है, क्योंकि हर आदमी के साथ उनका मुख्तलिफ रवैया था, और जिसमें एक चीज़ मुश्तरक थी कि उनके लिए अपनी ज़ात की कोई अहमियत नहीं थी। और दूसरी ये कि वो इदारों पे खर्च करते थे, इदारों से कहीं नहीं पैसे लेते थे, सारा ये। और आज जितने ICMA के जो लोग क्वालिफाइड हैं, यकीनन कि उनकी क्वालिफिकेशन में इस किस्म के मुख्तलिफ लोगों का, ज़ैड जाफरी साहब का, मुफ्ती साहब वगैरह का बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने इदारे खड़े किए। तो दिल नहीं चाह रहा इस गुफ्तगू को ख़त्म करने का, लेकिन मैं मुफ्ती साहब के तमाम साथियों से, उनके अजीज़ों से जिन्होंने देखा, ये दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए ज़रूर मग़फ़िरत की दुआ करें, और जो हमारे लिए अच्छी मिसालें छोड़ गए थे उस पर कोशिश करें। सब पर तो नहीं अमल कर सकते, ज़ाहिर है मुफ्ती साहब तो हर एक नहीं बन सकता है, लेकिन जिस हद तक हो, उस हद तक कोशिश करें कि ईमानदारी से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, और अपनी ज़ात को मारना और दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार देना और इतनी कामयाबी गुजार देना, और ऐसा नहीं है कि इसका कोई फल नहीं होता। ये जामुन का दरख्त आपके सामने जो मुफ्ती साहब यही कहते थे ना कि भाई जामुन का दरख्त जो है वो कई साल बाद फल देता है। तो माशाल्लाह हमारे अदनान साहब जो हैं वो भी जामुन के दरख्त के अपने बाप के लिए, कि जहाँ उन्होंने सफ़र छोड़ा था अब आप इसको आगे लेके चलेंगे। तो आखिर में अगर आप कुछ मज़ीद बात करना चाहें लोगों के साथ। बस तस्लीम भाई, बाप को खोना बहुत मुश्किल काम है, और ऐसे बाप को जो कि मतलब मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि बाप की विरासत में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो बहुत बड़ी नेकनामी। मैं जब अब्बा के इंतकाल के फ़ौरन बाद बजट सेमिनार हुए, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, ना मेरे अंदर हिम्मत थी, मगर एक जगह ज़बरदस्ती मुझसे कमिटमेंट ले ली, ICAP ने कमिटमेंट ले ली थी। तो बकिया जितने इदारे थे, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी और बार, टैक्स बार वगैरह, मैं उनको मना नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर वो लोग समझते शायद मैं गलत कर रहा हूँ उनके साथ। मैं जहाँ पे बैठा, स्टेज पर अब्बा के लिए दुआएं हुई, मुझे उनके नाम से पुकारा गया, बहुत बड़ी बात है। बाप की विरासत में सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ नेकनामी है। सही बात है। अल्लाह ताला करे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके जन्नत में दर्जात को बुलंद करे, आमीन। और हम लोगों को तौफ़ीक दे कि सारी नहीं से जितनी भी उनकी कम से कम भी कोई बातें सीख सकें, तो वो भी यकीनन एक बीज है जी, जो अपने तौर पे लगा सकते हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया की जगह हम लोग एक ह्यूमन रिलेशनशिप को ज़्यादा जोड़ दें। इसके साथ ही मेरा ख्याल है हम इसको इजाज़त चाहते हैं, और मुलाकात होती रहेगी ज़रूर, इंशाअल्लाह। ज़रूर, शुक्रिया। इजाज़त।